कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तुझमें तुझे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी, बोल इस दुनिया को कि दम है तो मिटा के दिखा। हेलो साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम से 2026 को टारगेट करते हुए अपन कर रहे हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस, एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। जी हाँ, निश्चित रूप से सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। इसमें जो है संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है, प्रत्येक यूनिट से, जैसा कि एमपीपीएससी का पैटर्न है, जैसे कि एमपीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन सबको जानने के लिए हमने क्या किया है, विस्तृत आधार तैयार किया है। पहले हमने लगभग 10 सालों के क्या किए हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया है। साथ ही साथ मैंने अलग से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एडीओपी और जितनी भी एमपीपीएससी की अन्य एग्जाम्स होती हैं उनको क्या किया है, उनके आए हुए प्रश्नों का अध्ययन किया है, ताकि ये समझ में आ सके कि एमपीपीएससी द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उन्हीं के आधार पर अपन क्या कर रहे हैं, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ पूरे के पूरे सिलेबस को जोड़ने का एक तरीका होता है। टेस्ट सीरीज का जो बेस्ट तरीका होता है, जो सिलेक्शन तक पहुंचाता है, हर सफल अभ्यर्थी शायद ऐसे ही करता होगा। यकीन मानिएगा, ऐसे ही करता होगा। मैं कोचिंग्स की बात नहीं करता हूं, मैं टेस्ट सीरीज टिक करने की बात नहीं करता हूं, मैं बात कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन से उस टॉपिक की क्या है पकड़ कर लेना। और आप अगर सिलेबस की अगर सही से अगर समझ दिमाग में विकसित कर पाए हैं तो आपको एहसास होगा कि सिलेबस में बहुत कुछ नहीं होता है, कुछ गिनी चुनी चीज़ें होती हैं, बस क्या हमें समझने की आवश्यकता होती है। और वही चीज़ें जो है बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिएगा, वही चीज़ें अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक क्वेश्चन जो टॉपिक से उठाया गया है उस टॉपिक की जड़ को पहचानने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न बार बार वहां से आने की संभावना होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या कर रहे हैं, उनको बार बार रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में यह जरूरी हो गया है कि 100% दिमाग में जो है जो भी फैक्ट है वो फिक्स होना चाहिए, अन्यथा गलत हुआ तो क्या हो जाएगा, सही खाते से आपका नंबर कट जाएगा। तो यह जरूरी है कि क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। और इसके लिए कैसे सही होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है। एक महाविकार आदमी भी जिससे कुछ भी नहीं बनता है, वह प्रैक्टिस से जो है क्या बन जाता है, हीरा बन जाता है, यकीन करिएगा। और इससे जो एमपीपीएससी में जिस प्रकार से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, शायद ही आपको जो है ऐसी टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, को कहाँ पर, यूट्यूब पर। ठीक है, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में कई जगह हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पर जो इतनी मेहनत कोई नहीं करता, ये क्योंकि निःशुल्क चीज़ें होती हैं। चलिएगा देखते हैं, हमारी ये है 44 नंबर की टेस्ट सीरीज। इस आगाज में जो है हम 43 टेस्ट सीरीज अभी तक पूरी कर चुके हैं, और हर दिन अगर आप जुड़े हुए हैं तो हर दिन जो है कुछ ना कुछ बेहतर बन रहे होंगे। और आप देख रहे होंगे कि लगातार जो है अपन हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे अनुभव की बात करोगे तो एमपीपीएससी में 4 बार प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, 3 बार मेंस लुक चुके हैं, और जो है अभी भी 25 का मेंस जो अपन क्या है अटेम्प्ट करने वाले हैं। और यूजीसी नेट में भी जो क्या है अपन सिलेक्टेड। चलिएगा बात करते हैं और देखते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हैं, प्रश्नों को। हमारे प्रश्नों का जो क्रम रहेगा, जैसा कि एमपीपीएससी का सिलेबस है हमारा, और सिलेबस में आप कहेंगे कि कुल मिलाकर के यहाँ पर सर 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट में जो है हर यूनिट में कुछ ना कुछ अलग अलग विषय दिए गए हैं। हम क्या करते हैं कि एक यूनिट से कुल 3 प्रश्न लेते हैं, और हमारे जो टेस्ट सीरीज में कुल 30 प्रश्न होंगे, जैसा कि एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया गया। उसी सिलेबस के अनुसार प्रत्येक यूनिट से हम क्या करते हैं, एक टॉपिक फिक्स करते हैं, फिर उस टॉपिक के आगे जो है और आगे बढ़ते हैं, और आगे ऐसे जो है हर दिन जो है 3-3 प्रश्न हर टॉपिक से लेते हैं, और इन प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस कर रहे हैं। चलिएगा देखते हैं, आपके सामने जो है पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, आज का जो इतिहास विषय की जो पहली यूनिट है उसमें अपन ने जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं उनमें से आज लास्ट टॉपिक है तीर्थंकर, जो है आप क्या करने वाले हैं, उसमें करने वाले हैं। तो पहला जो हमारे पास में प्रश्न है कि तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा, इसमें जो है चीजों को समझिएगा, हर दिन मैं जो है क्या कहता हूँ, समझिएगा भाई, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो रटते रटते जो है आप क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा सिलेबस रहता है अपना वास्ट, तो समझ कर के जो चीजें क्या है करनी होती हैं, अंततः रट्टा जो है भूल जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में हो जाएंगी, तो जो चीजें आपके समझ में आ चुकी हैं वही चीजें दिमाग में रुकने वाली है। देखिएगा, शब्द है आपके पास में तीर्थंकर। तीर्थंकर कौन होते थे, जैन धर्म के जो मतलब धार्मिक दृष्टि से जो महात्मा हुए हैं, क्या जो महात्मा हुए हैं, और कौन से धर्म में, तो आप कहेंगे
कि जो जैन धर्म में जो महात्मा हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर वो व्यक्ति होते थे जो कि अपनी इंद्रियों को बस में कर चुके हैं और जिन्हें जो है काम क्रोध माया लोभ इत्यादि प्रभावित नहीं करता है, ऐसी महान आत्माओं को जैन धर्म में क्या कहा गया है, तीर्थंकर कहा गया है। ऐसे जो है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्या हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से जो आपके प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे सर ऋषभ देव जो है क्या थे, प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर थे। और जो अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24 नंबर के जो तीर्थंकर हुए हैं वो कौन थे, महावीर स्वामी जो है क्या थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। इनमें से आपका प्रश्न है 23वें नंबर के तीर्थंकर से प्रश्न पूछा गया है और 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के बारे में आपको बात करना है। ये पार्श्वनाथ साहब जो थे कौन है, जो पार्श्वनाथ साहब थे, पहली बात ध्यान रखिएगा किनके बारे में बता रहा हूं, यहाँ पर पार्श्वनाथ जी के बारे में जो है आपकी चर्चा हो रही है। अब ज्यादातर यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, कुछ गिने चुने तीर्थंकर हैं उनके चिन्ह को लेकर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में आपको क्या करना है, बातें कुछ ध्यान रखनी है। कौन कौन सी ऐसी बातें ध्यान कर ली जाए। पहली बात ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, ये काशी वाराणसी के थे। कहाँ गए थे, काशी वाराणसी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और यह जो है राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जो कि एक दार्शनिक शासक हुए। कौन हुए हैं, दार्शनिक शासक हुए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर मजा आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। कमेंट में भी बताना है आपको कि कैसा लगा। आप जो है एक है बहुत सिंपल सा जो है कुछ भी बात बोल सकते हैं भाई, सकारात्मक जो है आपके वजह से क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और हमें जो क्या मिलता है इससे कुछ और बेहतर करने का जो है थोड़ा सा ताकत मिलती है। वरना जो यूं हो जाता है कि कोई मतलब नहीं है किसी को, तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है कुछ भी अपन जो है करवाते रहेंगे। तो थोड़ा सा क्या करिएगा, अपन भी जो है आप लोग भी रिस्पॉन्स करते रहिएगा ताकि जो है हमें भी जो है एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बना रहे। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों का टेस्ट जरूर देना है भाई, पूरी सफल स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा, तभी जो है आप क्या कर पाएंगे। अन्यथा आप जो है बाद में कहेंगे कि आपके प्रश्न नहीं फंसे हुए हैं। आपको अगर पता है तो हम जो है जो प्रश्न कराते हैं उनका जो है डेली क्या होता है, टेस्ट होता है। क्या होता है, डेली शाम को टेस्ट होता है। और इस टेस्ट के बाद में क्या है, जब ये टेस्ट पूरे हो जाते हैं तो पीछे से जो क्या चलता है, आपका रिवीजन टेस्ट चलता है। तो 2 टेस्ट अपने टेलीग्राम पर डेली चलते रहते हैं और वहीं पर जो है जितनी भी अपनी क्लासें होती हैं उन सबके PDF मिलते हैं। मेंस की भी अपनी क्लास चल रही है, तो वहां पर जुड़ जाइएगा और आप लोग जो है इसका लाभ लीजिएगा। देखिएगा प्रयास उतना ही है, आप जो है जितने लोग चाहें उतना लोग लाभ ले सकते हैं। चाहे 1 लोग हो तब भी उतना ही प्रयास रहेगा हमारा, और चाहे 100 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे लाख लोग हों, सबके लिए उतना ही प्रयास रहेगा। और यकीन मानिएगा एक न एक दिन ये क्वालिटी जो है बहुत जल्द जो है क्या है आपको यूट्यूब में सामने देखने को मिल जाएगी। तो बस अभी जो है शुरुआती स्तर है। तो ये काशी के राजा क्या थे, अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे। कौन, पार्श्वनाथ। और इनके अगर मैं बात करूं कि इनका चिन्ह क्या था, यानी कि प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, तो प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो पार्श्वनाथ जो है क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। हर कुछ को जो है याद करने की भी ट्रिक बता सकता हूं। ऊपर देखिएगा रकार इसमें लगा हुआ है और जो है इसमें भी रकार लगा हुआ है, तो सर्प हो जाएगा। फिर यह दूसरे तरीके से मैं याद कर सकता हूँ, याद करवा सकता हूँ आपको कि पास में क्या नहीं रखना चाहिए, अपने आसपास में क्या नहीं रखना चाहिए, सर्प अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो पास से पार्श्वनाथ और सर्प से हो जाएगा पास में नहीं रखना चाहिए। तो पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी की भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। मेरा उद्देश्य जो है सिलेक्शन के लिए जो है सही चीजें याद हो जाएं, इतना ही उद्देश्य रहता है। तो अगर आप किसी भी धर्म के हैं, इन सब चीजों से हम जो है क्या है परे हैं और अपन धर्म सहिष्णु व्यक्ति हैं। चलिएगा, पार्श्वनाथ काशी के थे, अश्वसेन के पुत्र थे। इनका चिन्ह जो क्या था, सर्प था। और यह जो है क्रम में अगर बात की जाए किस नंबर के तीर्थंकर थे, तो आप कहेंगे 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और इनका जो इन्होंने क्या किया था, चातुर्याम का प्रतिपादन किया था। क्या किया था, चातुर्याम का जो है प्रतिपादन किया था। अब ये चातुर्याम क्या था, जो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं उनमें से जो 4 व्रत हैं, जिनमें क्या क्या है आपका, एक हो जाएगा सत्य, क्या हो जाएगा, एक सत्य हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सत्य अहिंसा, एक क्या हो जाएगा, अपरिग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक अपरिग्रह हो जाएगा। और एक जो है सत्य अहिंसा अपरिग्रह और अस्तेय हो जाएगा। अस्तेय ये क्या थे, चातुर्याम है। इन्हें जो क्या किया था, बाद पार्श्वनाथ द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया था, 4 व्रतों का प्रतिपादन किया गया था उन्हीं को। तो चातुर्याम शब्द आपका MPPSC मेंस 2 मार्कर में हो सकता है। क्या लिखोगे, यही तो भाई क्या होते हैं, मेंस के 2 मार्कर के प्रश्न होते हैं जो समानता देखने को नहीं मिलते लेकिन अजीब से छिपे से होते हैं। अब चातुर्याम शब्द आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि जैन धर्म में प्रचलित 4 महाव्रत, इनका प्रतिपादन किसने किया था, पार्श्वनाथ थे। वो 4 कौन कौन से नाम लिख दीजिएगा बस।
और जो अगला 5वां महाव्रत आएगा वो महावीर स्वामी प्रतिपादित करेंगे, इसे ब्रह्मचर्य कहेंगे, तो पंच महाव्रत हो जाएंगे। और जो पार्श्वनाथ को जो क्या हुई थी, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, क्या हुई थी, निर्वाण जिसे मोक्ष कह दिया जाता है, या अंतिम समय जो यहाँ पर काटा हुआ था, इनको जो है सम्मेत शिखर पर क्या हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। सम्मेत शिखर ये कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा जो है जैन तीर्थंकरों ने यहीं पर क्या किया है, निर्वाण प्राप्त किया है। पढ़ लीजिएगा, प्रश्न जो है आपका कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या कहता है, कौन सा कथन सत्य है, यानी कि 3 इसमें गलत दिए हुए हैं, एक सत्य है। इनका जन्म वैशाली में हुआ था क्या भाई, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल गलत कह रहा है प्रश्न, क्योंकि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था क्या, नहीं भाई, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है। सिंह किसका प्रतीक चिन्ह है, तो आप क्या कहेंगे कि महावीर स्वामी का जो क्या है, महावीर स्वामी का जो है ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और उन्हें जो है पुरुष साधनीय भी कहा जाता है, पुरुष साधनीय। तो ये देखते हैं, ये जो है अपन, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिपादन किया था, ये बात गलत है ना, क्योंकि इन्होंने 4 व्रतों का प्रतिपादन किया था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, और ब्रह्मचर्य व्रत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, महावीर स्वामी द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, महावीर स्वामी द्वारा किया गया था। क्या बातें सही हो जाएंगी ना। देखिएगा, सही उत्तर आपको नहीं पता तो व्याख्या से आपने 3 चीजें जो है वो डिसाइड कर दी हैं जो गलत हैं, तो आपका सही उत्तर जो है अपने आप जो है क्या हो गया, निकाला है। चलिएगा हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उन्हें जो है पुरुष साधनीय कहा जाता है, ये जो क्या है, इनके बारे में सही बात है। व्याख्या देखिएगा, पार्श्वनाथ जो है काशी के राजा, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा किसके पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे। भगवान राम जो है इस इक्ष्वाकु वंश के ही थे। उन्होंने चातुर्याम का प्रतिपादन किया था। चातुर्याम धर्म कौन से, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह अपने पढ़ चुके हैं। इनका प्रतीक चिन्ह जो क्या था, सर्प था, यानी कि सांप था। पार्श्वनाथ को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, पुरुषादनीय कहा गया है, यानी कि महापुरुष जो है कहा गया है, भगवान नहीं कहा गया है। चलिएगा, उन्हें जो है झारखंड के सम्मेत शिखर में क्या हुआ था, पारसनाथ पहाड़ी पर। पारसनाथ पहाड़ी क्या नाम याद आ रहा है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने वहां पर बताया था कि जैन तीर्थंकर है, यानी कि जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है। तो यहाँ से आप जोड़कर देखिएगा, ऐसे ही जोड़ते हैं इतिहास और भूगोल, ठीक है, तो ये लिंक होती है। सम्मेत शिखर पर क्या हुआ था, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी व्याख्या हो जाएगी, अपन को चर्चा कर लिए। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर उनके लांछन यानी कि प्रतीक का युग में सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, एक तरफ क्या दिए हुए, जैन तीर्थंकर दिए हुए, एक तरफ उनके क्या दिए हुए हैं, प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। तो आप कहेंगे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ है, बिल्कुल सही बात है। और नेमिनाथ की बात की जाए तो नील कमल है, ये भी सही बात है। ठीक है, कैसे याद करोगे, तो ऋषभ से तो आप यहाँ पर याद कर लेंगे, ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ जो है लगभग समान ध्वनि आ रही है, तो ये जो है आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेमिनाथ का क्या है, नेमिनाथ को कैसे याद करोगे भाई, नेम टेम बनाना जानते हो ना, नेम टेम बनाना जानते हो ना, जैसे नियम पूर्वक जीवन, दैनिक दिनचर्या कहते हैं, जैसे कि सुबह से उठना, क्या करना, मतलब फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद जो है स्नान करना, स्नान करने के बाद जो है थोड़ा मोड़ा भगवान की पूजा करना, अपन जो है जो भी नेम टेम है। तो नेम टेम से जीवन जीने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पूजा के लिए कमल की जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। शांतिनाथ, शांतिनाथ का क्या था, तो ये भी जो है सही सुमेलित है। शांतिनाथ का जो क्या है, मृग है। अब देखिएगा, मृग जानते हैं आप, मृग से क्या याद कीजिएगा, मिर्गी याद कीजिएगा। मिर्गी जानते हैं ना, मिर्गी में जिसमें क्या था, चक्कर आने लगता है। ठीक है, मिर्गी एक बीमारी होती है। तो मिर्गी, जब किसी व्यक्ति को चक्कर आता है तो उसे शांत करने के लिए क्या किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो शांति की बात की जाती है जब उसे मिर्गी आता है, क्योंकि मिर्गी आता है तो गिर गिर घूमने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं। अरिष्ट नेमी का क्या है, कलश है, ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि कलश ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये किसका देखने को मिलेगा, ये मल्लीनाथ जी का देखने को मिलेगा। जो मल्लीनाथ है, जैन तीर्थंकर हुए हैं, कौन हुए हैं, मल्लीनाथ जैन तीर्थंकर हुए हैं, उनका जो है चिन्ह क्या मिल जाएगा आपको, कलश देखने को मिल जाएगा। तो आपके जो जहन में प्रश्न आएगा कि ये किसका फिर है, अरिष्ट नेमी का जो है कौन सा हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो अरिष्ट नेमी जो है आपको ध्यान रखना है कि अरिष्ट नेमी का जो देखने को मिल जाएगा, अरि का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। ठीक है, तो अरिष्ट नेमी का जैन तीर्थंकर जो है शंख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, इनको भी मैं याद करवा देता हूँ। अरि की जो है क्या है, हमेशा शंका बनी रहती है कि कभी भी क्या हो सकता है, वो रुष्ट हो सकता है हमसे और हमारे ऊपर क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। अरि मतलब क्या होता है, शत्रु या दुश्मन होता है। और दुश्मन की हमेशा क्या बनी रहती है, शंका बनी रहती है कि वो कभी भी क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। ये सिर्फ याद करने के तरीका है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चिन्ह जो है आपको याद करना है, ये क्या है, सच्चाई है। और जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये याद करने का तरीका है।
तो अरेस्ट नेमी जो कि फैक्ट है भाई, जो है इनको याद नहीं कर पाएंगे, समझाने वाली चीज़ें, जोड़ने वाली चीज़ें मैं क्या करवा दूंगा, बता दूंगा। अगर हर चीज़ को इतना ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो अपना सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। तो जैसे भी तैसे हो अपन याद करते हैं। तो अरि को क्या बनी रहती है, हमेशा शंका बनी रहती है, कभी भी वो क्या हो सकता है, रुष्ट हो सकता है, हमसे रूठ सकता है। तो शंका से क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा। अरेस्ट नेमी का शंख। कलश जो किसका है, मल्लीनाथ का है। मल्लीनाथ से आपके ध्यान रखेंगे माली, क्या ध्यान रखेंगे, माली। और माली जो है पहले जो फूल का बाग होता था, गार्डन होता था, उसकी सिंचाई किससे करता था। ये मोटर वगैरह तो अभी आए हुए हैं, बाद में शुरुआत में जो है जब प्राचीन काल में कलश से ही सिंचाई की जाती थी, यानी कि मटका लेकर के पानी भर के वो जाता था फूल जो है सींचने के लिए। तो क्या हो जाएगा, मल्लीनाथ का हो जाएगा कलश। चलिएगा, इतनी चीजें आपको क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना है। डी नंबर का जो है गलत सो मेरे थे, आपका यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अरिष्ट नेमी का शंख है और कलश किसका है, मल्लीनाथ का है। आगे बढ़ जाते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा, 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरेस्ट नेमी जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख था। आरी की शंका जो है हमेशा बनी रहती है। 19वें तीर्थंकर कौन थे, मल्लीनाथ थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कलश था। माली क्या करेगा, कलश से जो है सिंचाई करेगा। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। इनका, ऋषभदेव को जो ध्यान रखिएगा आदिनाथ भी कहा जाता है। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ यानी कि बैल है। 16वें तीर्थंकर कौन थे, शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह क्या है, मृग या हिरण है। ठीक है, मृगी यानी पर शांति। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, नील कमल था। तो नेम टेम बनाने के लिए कमल की आवश्यकता पड़ेगी, नील कमल। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस तीर्थंकर की शिक्षाओं का मुख्य आधार है। देखिएगा, अगर स्यादवाद की बात करेंगे तो ये क्या है, जैन धर्म का एक मुख्य सिद्धांत है। क्या, स्यादवाद या अनेकांतवाद। स्यादवाद को क्या कहते हैं, अनेकांतवाद भी कहते हैं। और ये किसका मुख्य सिद्धांत है, महावीर स्वामी का है। और अगर बात की जाए तो ये जो है स्यादवाद है, इसका सही से मतलब होता है शायद। क्या, शायद, यानी कि यह जो सिद्धांत है यह एक बात को सत्य नहीं मानता है। क्या, यह एक बात को जो है, एक बात को सत्य, एक बात को सत्य नहीं मानता है। इसके अनुसार एक ही चीज जो है क्या है, अनेक प्रकार से क्या हो सकती है, एक ही चीज जो है अनेक प्रकार से क्या हो सकती है, सत्य हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, अनेक प्रकार से सत्य हो सकती है। जैसे कि मैं सिंपल सा आपका ही उदाहरण देता हूं। तो ये क्या है, मैंने आपका क्या बनाया, फोटो बनाया। ठीक है, ये आपका क्या बनाया, फोटो बनाया। आप किसी न किसी के क्या होंगे, भाई होंगे, भाई होंगे, या फिर आप किसी के क्या होंगे, बहन होंगे, बहन होंगे। ठीक है, या फिर आपके जो है बाद में शादी विवाह हो जाएगी तो आप क्या बनेंगे, किसी के माता बनेंगे, या फिर आपके किसी के क्या बनेंगे, पिता बनेंगे। ठीक है, फिर आप जो है किसी के दादा बनेंगे बाद में, या दादी बनेंगे। ठीक है, तो अब आपसे, अब देखिएगा, इधर मान लीजिएगा एक जो है पोता खड़ा हुआ है आपका, इधर जो है आपका क्या खड़ा हुआ है, बेटा खड़ा हुआ है। इधर जो है आपका अगर बहन है तो आपका भाई खड़ा हुआ है। अगर आप भाई हैं तो आप क्या कहेंगे, बहन खड़ा हुआ है। ठीक है, बहन खड़ी हुई है। अब अगर कोई कहे, ये बहन कहे कि नहीं भाई साहब ये मेरा भाई है, ये बात क्या है, सत्य है ना, हाँ है। अगर भाई कहे नहीं ये मेरी बहन है, ठीक, ये भी सत्य है। अगर बेटा कहे कि ये मेरे माता पिता में से कोई एक है, ठीक है, ये भी सत्य है। अगर पोता कहता है कि ये मेरे दादा दादी हैं, तो आप क्या है, एक ही सत्य को जो है अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, तो और फिर दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं यार ये तो क्या है, एक औरत है, औरत है या मतलब पुरुष है। ठीक है, फिर कोई कहे कि नहीं यार ये तो एक क्या है, एक व्यक्ति मतलब जीव है, तो ये भी तो सत्य है। तो एक ही सच्चाई जो है कई प्रकार से हो सकती है, इसी को क्या कहा जाता है, स्यादवाद कहा जाता है, या अनेकांतवाद कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी द्वारा क्या किया गया था, इसका प्रतिपादन किया गया था, ताकि सत्य की खोज में जो है विवादों का समाधान किया जा सके, इसलिए इसका किया गया था। इसमें जो है एक ही वस्तु को 7 प्रकार से सही कहा जा सकता है। स्यादवाद को जो है सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत कहता है। ज्ञान के जो है 7 प्रकार होते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि सत्य जो है सापेक्ष है, कि सत्य जो है सापेक्ष है, और पूर्ण सत्य केवल क्या होता है, केवली, केवली नहीं मतलब कैवल्य होता है। जो पूर्ण सत्य ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के जो है 4 व्रतों में से 5वां व्रत जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किसने किया था, आप क्या कहेंगे, महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में जो हुआ था, और जो है ये कहाँ पर, वैशाली के निकट हुआ था। उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, प्राकृत भाषा में दिए हैं, या इसी को क्या कहते हैं, अर्धमागधी कहा जाता है। प्राकृत भाषा का मतलब यह होता है कि जो भी जन सामान्य में प्रचलित भाषा, लोकप्रिय भाषा है, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृत भाषा कह देते हैं। और उस समय पर अर्धमगधी भाषा जो है प्रचलन में थी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। महावीर स्वामी जो है सबसे फेमस जैन तीर्थंकर हुए हैं, और ये क्या थे, अंतिम जैन तीर्थंकर थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। और यह जो है इनका कुशीनगर में क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिएगा
अब जो है ये एमपी हिस्ट्री के 3 प्रश्न हो जाते हैं तीर्थंकर को लेकर के, ये भारत के इतिहास के। अब जो है यहाँ से क्या होंगे अपन एमपी हिस्ट्री के जो है प्रश्न क्या होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं चीजों को और क्या करते हैं समझते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने प्रश्न पूछा जा रहा है एमपी हिस्ट्री में कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने, कहाँ से प्रश्न उठाया गया है, गुर्जर प्रतिहार वंश से। मध्य प्रदेश के राजवंश देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अरब आक्रमणकारियों को हरा करके क्या की थी, नारायण की जो है उपाधि धारण की हुई थी। तो उस शासक का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। तो देखिएगा अगर उस शासक की हम बात करेंगे तो गुर्जर प्रतिहार वंश, पहली बात ये देखिएगा इनका जो संस्थापक था वो कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश की देखिए संस्थापक की बात की जाए तो राजा हरिश्चंद्र का जो आपने नाम सुना हुआ है, तो ऐसा कहते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी हुई थी इन्होंने ही रखी हुई थी। हालांकि नागभट्ट प्रथम को क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम को क्या कहते हैं, इनका जो है संस्थापक कहा जाता है। बाद में जो है नागभट्ट द्वितीय हुए, इनको क्या कह देते हैं, वास्तविक संस्थापक कह देते हैं। तो आक्रमणकारियों को हराकर जो है ये काम किया हुआ था। तो अरब आक्रमणकारियों को हराने के लिए जो है नागभट्ट प्रथम ने जो है ये काम किया हुआ था। अब देखिएगा नागभट्ट, ये गुर्जर जो प्रतिहार है ना, स्वयं को क्या कहते हैं, लक्ष्मण का वंशज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं को क्या कहते हैं, लक्ष्मण का, जो भगवान राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनका क्या कहते हैं, ये स्वयं को क्या कहते हैं, उनका वंशज कहते हैं। जिस प्रकार से लक्ष्मण जो है क्या रहते थे, भगवान राम की जो है सेवा में पहरेदार, यानी कि प्रतिहार का आशय क्या होता है, द्वारपाल होता है। क्या होता है, प्रतिहार का आशय क्या होता है, द्वारपाल होता है, यानी कि एक रक्षक होता है। तो इसी प्रकार से गुर्जर प्रतिहार के जो मूल स्रोतों में, मूल ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है कि ये द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे, यानी कि भारत के प्रतिहार यानी कि रक्षक के रूप में क्या करते थे, कार्य करते थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार आप कैसे याद कर पाओगे, तो कोई व्यक्ति क्या हो रहा था, गुजर रहा था। कहाँ से गुजर रहा होगा, रास्ते से गुजर रहा होगा। तो गुजर रहा था तो उसे रास्ते में क्या मिल गया, नाग मिल गया। और नाग मिल गया तो क्या हो जाता है, सिट्टी बिट्टी भुला जाती है। किसी को सर्प दिख जाए तो क्या हो जाएगा, सिट्टी बिट्टी भुला जाती है। तो फिर क्या हो जाएगा, उसका रास्ता जो है भटक जाएगा। तो नागभट्ट क्या हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हो जाएगा। और जो है यह द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे। और इनके जो शासक हैं जिनका नाम है नागभट्ट प्रथम, इस व्यक्ति ने क्या किया था, अरब आक्रमणकारियों को हरा करके क्या किया था, यहाँ का जो है नारायण की उपाधि धारण की हुई थी। और अरब आक्रमणकारियों में आपसे पूछे कि भारत में जो है प्रथम अरब आक्रांता कौन था, तो आप क्या कहेंगे कि 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में क्या किया था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो है आक्रमण किया गया था। कहाँ पर, सिंध प्रांत में जो है आक्रमण किया गया था। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है कि नागभट्ट प्रथम की अगर हम बात करेंगे तो नागभट्ट प्रथम ये हो जाएंगे। नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश, प्रतिहार राजवंश का जो क्या था, वास्तविक संस्थापक था। संस्थापक कहिएगा, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो है द्वितीय को माना जाता है। उसने अरब के जो है सिंध के जुनैद के आक्रमण को क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति ध्यान रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख है ये में जो क्या कहा गया है, नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक बताया गया है और नारायण का क्या बताया गया है, अवतार बताया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख में ये चर्चा देखने को मिलती है। ग्वालियर अभिलेख किसका है, मिहिर भोज का है। मिहिर भोज जो है इसी गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है, आगे पढ़ेंगे। उसने जो है उज्जैन यानी कि अवंती को अपनी शक्ति का जो है प्रारंभिक केंद्र बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। उसने राम का प्रतिहार होने के नाते अपने वंश का जो है गौरव बढ़ाया था। प्रतिहार का मतलब क्या होता है, द्वारपाल या रक्षक होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज, मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा जब गुर्जर प्रतिहार वंश में देखते हैं तो सबसे हमें शुरुआती शासक देखने को मिलता है कौन, नागभट्ट प्रथम देखने को मिल जाता है, नागभट्ट प्रथम। इसके बाद में देखने को मिलते हैं कौन, वत्सराज, कौन देखने को मिलेंगे, वत्सराज। और वत्सराज के बाद में जो है नागभट्ट द्वितीय देखने को मिल जाएंगे। नागभट्ट द्वितीय के बाद जो है और भी बहुत छोटे छोटे शासक रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है सबसे प्रतापी शासक रहता है उनका नाम है मिहिर भोज। क्या नाम है, तो सबसे प्रतापी शासक है जिनका नाम है मिहिर भोज। क्या नाम है, मिहिर भोज, ध्यान रखेंगे। तो मिहिर भोज जो है ये क्या थे, सबसे प्रतापी शासक थे। इसके बाद में जो है अन्य छोटे मोटे शासक आते हैं। महिपाल आता है, इनमें शासक जो है कौन रहता है, महिपाल रहता है। एक जो है महिपाल, महेंद्रपाल रहता है। ठीक है, महेंद्रपाल और फिर जो है आपका महिपाल, महिपाल फिर हो जाएगा आपका राज्यपाल, राज्यपाल
फिर हो जाएगा त्रिलोचन पाल। तो ऐसे बहुत सारे शासक जो है ये देख अंतिम शासक रहता है त्रिलोचन पाल। राज्यपाल की विद्याधर ने क्या की हुई थी, हत्या की हुई थी। हमारा प्रश्न जो है किसके बारे में है, मिहिर भोज के बारे में। आपसे पूछे कि जो है सबसे प्रतापी शासक कौन था गुर्जर प्रतिहार वंश का, वो कौन था, मिहिर भोज था। इन्होंने जो है क्या की हुई थी, प्रभास की उपाधि धारण की हुई थी और बराह मिहिर की भी क्या की थी, बराह मिहिर की जो बराह मिहिर कह रहा हूँ भाई, बराह की उपाधि, ठीक है, बराह की उपाधि धारण की हुई थी, भगवान विष्णु के सम्मान में थी। और इन्होंने जो है द्रुम्स नाम का चांदी का सिक्का चलवाया हुआ था। और गुर्जर प्रतिहार वंश के समय पर कौन आता है, विदेशी यात्री सुलेमान आया हुआ है। कौन आया था, सुलेमान नाम का यात्री आया हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। चलिएगा देखते हैं, वह विष्णु का परम भक्त था। क्या कहता है, कौन सा बात जो है गलत है, ये हमारा प्रश्न पूछता है, गलत बताना है। विष्णु का भक्त था, बात बिल्कुल सही है। उसके समय अरब यात्री सुलेमान आया हुआ था, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। उसकी राजधानी जो है ग्वालियर थी, ये बात जो है थोड़ा सा क्या है, अजीब लगती है। या तो इसकी राजधानी जो क्या थी, कन्नौज इनकी जो है शुरुआती राजधानी थी, या फिर उन्होंने उज्जैन को जो है राजधानी बनाया हुआ था, लेकिन ग्वालियर जो है इनकी राजधानी नहीं रही थी। उसने जो है प्रभास की उपाधि जो है धारण की थी, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कि सी ऑप्शन जो है सही होने वाला है, बाकी क्योंकि 3 सही है। देखिएगा, उसकी राजधानी ग्वालियर थी, ये बात क्या है, गलत है। व्याख्या देख लीजिएगा, मिहिर भोज की जो है मुख्य राजधानी क्या थी, कन्नौज थी। और कन्नौज को क्या कहा जाता है, महोदय नगरी, महोदया या कान्य कुब्ज भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, कान्य कुब्ज भी कह दिया जाता है, या श्री कुछ ऐसा, ठीक है। भगवान विष्णु के सम्मान में उन्होंने क्या किया था, आदि वराह और प्रभास की जो है उपाधियां धारण की हुई थी। सुलेमान ने जो है मिहिर भोज को क्या कहा था, इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। क्या बताया था, इस्लाम का सबसे बड़ा। यानी कि ये प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा गया है भाई कि सुलेमान जो है किसके समय पर भारत में आया हुआ था, तो मिहिर भोज जो है ऑप्शन में था, आप बता देंगे। और मिहिर भोज ने ही क्या किया हुआ था, तोरमाड़ को जो है पराजित किया था। हूण शासक तोरमाड़ को भी पराजित किया हुआ था। और चलिएगा, भोज ने चांदी का द्रुम नाम का जो है सिक्का चलवाया हुआ था, जिन पर जो है बराह की आकृति, बराह मतलब भगवान विष्णु का एक अवतार है बराह। उसका जो है शासनकाल 836 से लेकर 885 तक है। प्रतिहार साम्राज्य का जो क्या कहा जाता है, मिहिर भोज के समय को जो है प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें कहेंगे। फिर से कहूंगा कि भाई थोड़ी सी अपन क्या कर रहे हैं, स्पीड में चल रहे हैं, तो ये जो है बता दिया कि भाई पूरा सिलेबस करने का दिए गए समय में एक तरीका होता है, और अगर आप कर सकते हैं तो तभी जो है सिलेक्शन की उम्मीद करिएगा, अन्यथा आप कुछ ना कुछ छोड़ेंगे। क्या करेंगे, या तो सिलेबस छोड़िएगा या तो फिर कंटेंट छोड़िएगा। चलिएगा अगली बात करते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने की थी। तो देखिएगा, अगर त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं तो जैसे ही गुप्त क्या रहते हैं, प्राचीन काल में अगर मैं देखिए पूरा का पूरा ढांचा आपको बता दूं, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले जो है क्या रहता है, यहाँ पर महाजनपद काल रहता है। और महाजनपद में हम जानते हैं कि एक सबसे श्रेष्ठ महाजनपद हुआ था जिसका नाम था मगध। और मगध में जो है नवीन राजवंशों की शुरुआत होती है। जैसे कि यहाँ पर पहली बार जो है हमें मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता है, जो एक क्या था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के बाद आप कहेंगे कि जो है मौर्योत्तर काल आ जाता है। और मौर्योत्तर काल की जो खास बात थी कि यहाँ पर जो छोटी छोटी क्या थे, मतलब शासक टूट गए थे। जैसे कि देशी राजवंश थे, यहाँ पर जो है शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश, पकाटक वंश, लेकिन इनका संपूर्ण भारत को एक नहीं कर पाए थे। वहीं विदेशी राजवंश भी थे, शक पहलव जो है विदेशी राजवंश थे इस समय पर। लेकिन इसके बाद फिर से जो है एक बड़ी सत्ता केंद्रीकृत सत्ता का स्थापना होती, जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। क्या नाम है, गुप्त साम्राज्य का निर्माण होता है। और गुप्त साम्राज्य के बाद आप देखेंगे तो गुप्तोत्तर काल आता है, और गुप्तोत्तर काल में बहुत छोटी छोटी शक्तियां रहती हैं, और हर्षवर्धन जो है प्रमुख रहता है। लेकिन हर्षवर्धन का जैसे ही क्या होता है, पतन होता है। लेकिन हर्षवर्धन के समय पर एक खास बात हो गई थी कि कन्नौज का जो है महत्व स्थापित हो गया था, क्योंकि हर्षवर्धन ने कन्नौज को क्या बनाई हुई थी, राजधानी बनाई हुई थी। हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ कि क्षेत्रीय राज्य हो गए, मतलब सामंती राज्य नहीं कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्षेत्रीय यानी कि छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन छोटे छोटे राज्यों ने कन्नौज को लेकर के जो संघर्ष किया, उसी को क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। क्योंकि यह संघर्ष जो है 3 लोगों के मध्य में हुआ था। तो अगर हम देखें वो 3 राज्य कौन कौन से थे, तो ये हो जाएगा आपका कन्नौज, और जो 3 राज्य हो जाएंगे आपके, इधर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इधर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैंने त्रिभुज सही तरीके से नहीं बनाया है, कुछ इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं, ठीक है। त्रिभुज इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से जो है, फिर भी तो सही नहीं बन रहा अपन, ठीक है। त्रिभुज जो है आपका ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, तभी 3 राजवंश आ पाएंगे। तो इधर कौन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट वंश, क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। और इधर कौन से हो जाएंगे,
पाल वंश हो जाएंगे, इधर कौन सा हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश हो जाएगा। इन 3 वंशों को लेकर के क्या हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और यहाँ पर जो कन्नौज में शासन कर रहा था वो था आयुध वंश। कौन था, आयुध वंश, ठीक है। तो आयुध वंश कमजोर था, तो कभी पाल शासक जो है अपने मन का शासक बनवाते, तो कभी प्रतिहार शासक अपने मन का बनवाते। तो देखिएगा ये क्या था, त्रिपक्षीय संघर्ष था। लगभग 200 सालों तक जो है ये संघर्ष क्या है, चलता रहा। अंततः इसका परिणाम क्या हुआ कि व्यापक अर्थव्यवस्था पतन हुई। क्यों, क्योंकि भाई लड़ाई में क्या होता है, एक राज्य की जो है किसी की सेना मारी जाती, किसी का बारूद गोला खत्म होता, सब पैसों में आता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था क्या हुआ, पतन हुआ। 200 सालों में जो है बहुत सेना जो है मारी गई। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये अगर पूछे कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी, शुरू किसने किया था, प्रतिहारों ने, और अंत किसने किया था, वो भी प्रतिहारों ने किया हुआ था। लेकिन राष्ट्रकूट यहाँ पर जीत जाते थे आकर के। जैसे कि बात करें तो इसमें ध्रुव शामिल रहता है, गोविंद तृतीय शामिल रहता है, गोविंद तृतीय शामिल रहता है। और लेकिन ये जाते थे यहाँ पर तो इन्हें दक्षिण में संभालना पड़ता था, तो लौट जाते थे। पाल शासक है प्रतिहारों की तुलना में कमजोर थे, तो प्रतिहार ज्यादा मजबूत थे, तो अंतिम रूप से विजय जो है प्रतिहारों की हुई थी। पूछ रहा है प्रश्न की जो इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी, ये बात पूछ रहा है। तो शुरुआत जो है वत्सराज द्वारा क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में नागभट्ट द्वितीय भी जो है इसमें आता है और वो भी जो है शामिल हो जाता है। तो वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय मुख्यतः ये जो है इनबिल्ट रहते हैं। ये जो है यहाँ पर ध्रुव और गोविंद तृतीय, यहाँ पर धर्मपाल और जो है देवपाल जो है मुख्य रूप से शामिल रहते हैं। तो ये हो जाएगा वत्सराज आपका सही हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। यह संघर्ष कन्नौज पर अधिकार के स्थापत्य को लेकर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। तो कई बार यह प्रश्न आ जाता है किन किन के मध्य में हुआ, 3 राजवंश इसमें शामिल हैं। वत्सराज ने पाल वंश के शासक जो है धर्मपाल को क्या किया, मतलब पराजित किया। और वत्सराज को इस वंश का क्या माना जाता है, प्रथम सम्राट माना जाता है। सम्राट का मतलब एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। संघर्ष के अंत में जो है गुर्जर प्रतिहारों को कन्नौज पर स्थायी जो है सफलता मिली हुई थी। वत्सराज के काल में ही उद्योतान सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की थी। तो ये ग्रंथ जो है कुवलय माला जो है ग्रंथ किसके समय पर लिखा गया था, तो ध्यान रखेंगे वत्सराज के समय पर किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। देखिएगा आपने पढ़ा नहीं हुआ है तो कई बार चीजें क्या है समय समय पर नए नए फैक्ट निकल करके आते हैं। तो कुवलय माला नाम का ग्रंथ जो है वत्सराज के समय पर उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। भारत की निम्नलिखित झीलों में से, अब देखिएगा इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न है और ये प्रश्न किससे होने वाले हैं, अपने झीलों से जो है होने वाले हैं। टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अभी तक जो है हम प्रश्न पर्वत, पठार, पहाड़ियां, नदियों के प्रश्न ले चुके हैं। आज जो है हमारी झीलों से क्या होने वाले हैं, प्रश्न होने वाले हैं। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी क्रेटर झील का उदाहरण है, 1 मिनट में जो सभी चीजें बताइएगा। आपसे पूछे कि भारत की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है, और बड़ी में 2 झीलें ध्यान रखना है कौन सी, एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और एक जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है। फिर आपसे पूछे सबसे ऊंची झील कौन सी है, फिर आपसे पूछे कि सबसे लंबी झील कौन सी है, सबसे लंबी झील पूछे कौन सी है, लैगून झील किसे कहा जाता है, लैगून झील किसे कहा जाता है। और जो केरल में जो लैगून होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो केरल की लैगून होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सबसे लंबी झील। इतनी बातें आपको क्या करना है, बता देना है, ठीक है। तो और आपसे पूछे कि तैरता मतलब जो लोकटक झील है ये कहाँ पर स्थित है, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। और आपसे पूछे क्रेटर झील का उदाहरण, तो ये आपका एक प्रश्न में भी हो जाएगा क्रेटर झील का। इतनी चीजें आपको क्या कर लेनी है, कम से कम क्या कर लेनी है, ध्यान करें। सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछिए, आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो इतनी चीजें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपका प्रश्न बन जाएगा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आप क्या बताएंगे, सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आप क्या बताएंगे, चिल्का झील को जो है क्या है आप बताएंगे। चिल्का झील को मीठे पानी की पूछे तो आप क्या बताएंगे, बुलर झील को बताएंगे। लेकिन अंतरदेशीय खारे पानी की पूछे तो सामर झील बताएंगे। सबसे ऊंची झील जो है आप क्या बताएंगे, चोलामू झील बताएंगे, और ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर, सिक्किम में। सबसे लंबी झील पूछे तो आप क्या बताएंगे, बेम्बानाथ झील बताएंगे, जो कि केरल में स्थित है। बल्लमकाली प्रतियोगिता होती है यहीं पर। लैगून झील जो तटीय झीलें होती हैं, जो खारे पानी की झीलें होती हैं, लैगून कहते हैं। केरल में जो है लैगून झीलों को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। लोकटक झील आपको कहाँ, मणिपुर में देखने को मिल जाएगी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मणिपुर है, ठीक है। क्रेटर झील का उदाहरण आपकी कौन सी हो जाएगी, लोनार झील हो जाएगी। कृत्रिम झील का उदाहरण जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद जलाशय पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। चलिएगा ऑप्शन देखिएगा क्या पूछता है, क्रेटर झील का जो है आपसे क्या पूछ रहा है, सर्वोत्तम उदाहरण है लोनार झील, जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बताएंगे, महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ पर है, आप क्या बताएंगे, उड़ीसा में। कोलेरू झील कहाँ पर है, आप क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश में। मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिए गलती मत करना।
मीठे पानी की ये झील है। पुलिकट झील कहाँ पर है? ये ज्यादातर हिस्सा आंध्र प्रदेश में प्लस कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी है। चलिएगा देखते हैं लोनार झील जो है कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जिले में स्थित है, जो कि ये क्या है? खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा ये भी। इसका निर्माण प्लास्टोसीन युग में जो है उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। वर्ष 2020 में इसे क्या किया गया है? रामसर सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में हेलोवार्चिनिया सूक्ष्म जीव के कारण इसका पानी जो है गुलाबी हो गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, चर्चा में है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि लोनार झील का पानी जो है गुलाबी किस कारण से हो गया है, तो हेलो आर्चिया नाम का एक सूक्ष्म जीव जो है उसमें क्या हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा उनकी संख्या बढ़ गई है। यह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। दुनिया की एकमात्र क्या है? क्रेटर झील है, जो बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई है। चलिएगा आगे बात करते हैं लोकटक झील के संदर्भ में। तो अपन चर्चा की हुई है। झील के संदर्भ में फुमदी, क्या फुमदी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आपने अगर क्लास देखी हुई है मेरी इंडियन ज्योग्राफी की, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाया गया था। फिर भी मैं बता देता हूं कि फुमदी क्या होते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो मैंने यूं मान लीजिएगा ये क्या बनाया? लोकटक झील का चित्र बनाया। और लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? मणिपुर में स्थित है। और ये जो है लोकटक झील क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा। इसमें चलिए मैं पानी भर देता हूँ। ये क्या भरा हुआ है? पानी इसमें जो है भरा हुआ है। ये क्या हो जाएगी? लोकटक झील हो जाएगी। और इस लोकटक झील के अंदर जो क्या है, यहाँ पर जो है कुछ द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्वीप जो है पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से जो है कुछ यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? ये द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, और ये द्वीप कैसे द्वीप है? ये जो है घास से बनी हुई द्वीप है। इसमें क्या है? बहुत सारी घास लगी हुई थी, घास के द्वीप है। ये क्या है? घास के द्वीप है। और इन्हीं द्वीपों को क्या कहा जाता है? फुमदी कहा जाता है। तो आपसे पूछे फुमदी, 2 नंबर में प्रश्न भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा फुमदी क्या है। और इन ऐसे फुमदी जो बहुत सारे फुमदी हैं इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर एक क्या बना दिया गया है? नेशनल पार्क बना दिया गया है। इस नेशनल पार्क को क्या कहते हैं? केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? केवल लामजाओ। ठीक है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे कहते हैं। ठीक है, ये कैसी झील है? तो आप क्या कहेंगे? मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वी भारत की क्या है? सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिए कहाँ की? पूर्वी भारत की जो है यह सबसे बड़ी झील है। क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, कहता है फुमदी का शब्द का अर्थ क्या होता है? झीलों की गहराई माप का माप। अरे भाई नहीं, तैरते हुए द्वीप। तो यही क्या हो जाएगा आपका सही? स्थानीय मछली गलत हो जाएगा, विशेष प्रकार की नौका गलत हो जाएगा। देखिएगा ऐसे ही होता है, जब अपन पढ़ लेते हैं ना गहराई से, तो कुछ भी पूछते रहे कोई मतलब नहीं होता है। चलिएगा तो और देख लेते हैं व्याख्या। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। पहली बात ये ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर भारत की क्या है? ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रकृति भी इसकी ध्यान रखना है, कैसी है? मीठे पानी की झील है। यह जो है झील मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के तहत सूचीबद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड जो क्या होता है, आपने जो है रेड डाटा बुक देखी होगी, तो उसी के अंतर्गत क्या किया जाता है? कुछ ऐसे स्थानों को या झीलों को मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? जैव विविधता संवेदी होते हैं। ऐसे भारत के अभी तक 3 स्थल जो है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किए जा चुके हैं। जैसे कि एक है क्या नाम था भाई उसका? राजस्थान का है एक ये हो जाएगा मणिपुर, एक और है कोई। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहे हैं कौन कौन है। तो राजस्थान का एक है, एक ये हो जाएगा, एक और है कोई, तीसरा नाम नहीं याद आ रहा है। तो 3 है कुल जो है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। यह दुनिया का एकमात्र यहाँ पर जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। फुमदी जो है सड़ती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने हुए तैरते हुए क्या है? द्रव्यमान द्वीप है ये। यहाँ पर लुप्त प्राय जो है संगाई हिरण, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि संगाई हिरण किस राज्य का जो है राजकीय पशु है? तो ये संगाई हिरण जो है, डांसिंग डियर जो है, ये मणिपुर का जो है क्या है? राजकीय पशु है, यहाँ पर पाया जाता है। अगली बात करते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, किस झील को बंगाल की खाड़ी से जो है अलग करता है? तो अपन ने इसमें जो है चर्चा की हुई थी। यहाँ पर एक झील स्थित है, इस झील का नाम है क्या? पुलिकट झील स्थित है। और यहाँ पर जो है एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप नामक। ये क्या करता है? पुलिकट झील को अलग करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? पुलिकट झील। बेम्बानाथ झील आप बताएंगे कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे केरल में। पुलिकट झील जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो जाएगी। अष्टमुडी झील कहाँ पर हो जाएगी? आपकी केरल में हो जाएगी। चिल्का झील कहाँ पर हो जाएगी? आपकी उड़ीसा में हो जाएगी। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुलिकट जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? अगर पहले ही पूछे तो क्या बताओगे? चिल्का झील बताओगे। ठीक है, चिल्का झील। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, क्या पूछे? अंतर्देशीय खारी झील कौन सी है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सामर झील हो जाएगा। चलिएगा इसका विस्तार जो है कहाँ देखने को मिलता है? 96% आंध्र प्रदेश में है और 4% तमिलनाडु में। तो आप सही जवाब क्या बताएंगे? जहां भी पूछे आंध्र प्रदेश बताएंगे।
श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इस झील के लिए प्राकृतिक बाधा का कार्य करता है, यानी कि उधर से जो है स्थित है। झील के किनारे जो है पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है, जो कि फ्लोमिंग के लिए प्रसिद्ध है। अरुणी और कलंगी नदियां जो है अपना जो है जल किस झील में डालती हैं, तो आप कहेंगे पुलिकट झील में जो है छोटी नदियां हैं, अरुणी और कलंगी नदियां इसी में समा जाती हैं। अगली बात करते हैं, देखिएगा इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न हो जाते हैं, एमपी ज्योग्राफी के प्रश्न लेते हैं। फिर से कह रहा हूं भाई, रिवीजन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाली है या आपके लिए। अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 देते हैं, थोड़ा और पेपर नजदीक आने दीजिएगा, बहुत स्पीड से जो है अपन क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और कभी भी पेपर हो भाई कर लीजिएगा, इससे जो है आपको देखने के बेस्ट जो है अवसर नहीं मिलेगा, और परीक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी, ये निश्चित है, कंटेंट मिलेगा अपना। मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला क्षेत्र जो है विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो मध्य प्रदेश में जब आपसे ये पूछे ना कोयला क्षेत्र की बात करें, तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 2 कोयला क्षेत्र देखने को मिलते हैं। कितने कोयला क्षेत्र? 2 कोयला क्षेत्र। एक कोयला क्षेत्र इसे हम क्या कहते हैं, मध्य भारत कोयला क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य भारत कोयला क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो कोयला क्षेत्र 2 भागों में डिवाइडेड है, एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र है, एक कौन सा है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, 2 कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये तो क्षेत्र हैं, स्थानों के नाम बताइएगा। तो जैसे आपका सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है किस में देखने को मिलता है, आप क्या कहेंगे, मध्य भारत में देखने को मिलता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस में देखने को मिलेगा, मध्य भारत में। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपको सुहागपुर कोयला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, सुहागपुर कोयला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। यहीं पर जो है आपको कुरार कोयला क्षेत्र, क्या क्या हाँ, कुरार घाटी कोयला क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, कुरार घाटी कोयला क्षेत्र। और यहीं पर जो है आपको उमरिया कोयला क्षेत्र मिल जाएगा। तो मुख्यतः 4 कोयला क्षेत्र जो इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछे एशिया की सबसे मोटी परत कहाँ पर पाई जाती है, तो आप बताएंगे सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उमरिया कोयला क्षेत्र हो जाएगा, 0.9 किलोमीटर में फैला हुआ है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है जैसे कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र यहाँ देखने को मिल जाएगा, कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र। यहाँ पर जो है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र मिल जाएगा, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र मिल जाएगा। यहाँ पर जो है तवा घाटी कोयला क्षेत्र मिल जाएगा, तवा घाटी क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये क्या है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के उप क्षेत्र हैं। तो ये क्या ध्यान रखना है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है आपका सुहागपुर कोयला क्षेत्र, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सुहागपुर कोयला क्षेत्र। आपसे पूछे किस जिले में पड़ता है, आप क्या बताएंगे, शहडोल जिले में पड़ता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मोटी सबसे परत के लिए जाना जाता है। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर पड़ेगा, बैतूल जिले में पड़ेगा। जोहिला कोयला क्षेत्र जो है यह है जोहिला नदी में जो है उमरिया जिले में देखने को मिल जाएगा, जोहिला नदी घाटी में। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है शहडोल जिले में स्थित है। ये जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में विकसित कोयला क्षेत्र है। ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र समूह के अंतर्गत आता है, अपन पढ़ चुके इसको। यहाँ पर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा कोल बेड मीथेन, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, कोयला खोदने का कार्य करती है यहाँ पर। तो जो कोल बेड मीथेन होता है ये क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत होता है, मतलब ईंधन है एक प्रकार का। इसका जो है ये प्रश्न क्या आता है, कोल बेड मीथेन के स्रोत मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं। तो सिंपल सा प्रश्न क्या होता है, शहडोल में पाए गए हैं या सुहागपुर कोयला क्षेत्र में पाए गए हैं। और जो कंपनी यहाँ पर खुदाई कर रही थी उसी को मिले हैं, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को। इस क्षेत्र में कोयले की उत्तम श्रेणी बिटुमिनस प्रकार का कोयला देखने को मिल जाता है। शहडोल के सुहागपुर में ही एशिया की सबसे बड़ी कोयला की खदान स्थित है। ठीक है, खदान कह रहा है तो ठीक है, अन्यथा मोटी परत होती तो कहाँ पर हो जाएगी, सिंगरौली में हो जाएगी। मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को क्या कहते हैं, ऊर्जा राजधानी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे एशिया की जो है क्या है, सबसे मोटी परत पाई जाती है, मोटी परत पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कोयला के बहुत ज्यादा भंडार देखने को मिलते हैं। वो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जरूर है सुहागपुर कोयला क्षेत्र, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुदाई का कार्य किया जा रहा है, सबसे ज्यादा खुदाई यहीं से होती है। और यहाँ पर जो मतलब उच्च क्वालिटी का भी कोयला प्राप्त होता है, जिससे अच्छी विद्युत बनती है। क्या बनती है, अच्छी विद्युत बनती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की खनिज राजधानी किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी किसे कहते हैं, क्या व्यावसायिक राजधानी किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहते हैं, पर्यटन राजधानी किसे कहते हैं। ठीक है, तो खनिज राजधानी में आप क्या बताएंगे,
बालाघाट का नाम बताएंगे, क्या बताएंगे, बालाघाट का नाम। खेल राजधानी में जो है इंदौर का नाम बताएंगे। व्यवसायिक राजधानी में भी इंदौर का नाम बताएंगे। और पर्यटन राजधानी में जो है पचमढ़ी का नाम बताएंगे। किसका बताएंगे, पचमढ़ी का नाम बताएंगे। इसके अलावा संस्कार राजधानी पूछे तो आपसे जबलपुर बताएंगे। संस्कृति राजधानी पूछे तो उज्जैन को बताएंगे। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी पूछे तो भोपाल को बताएंगे। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न हो जाएगा। तो सिंगरौली को जो है 2008 में सीधी से क्या करके अलग जिला बनाया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहले सिंगरौली जो है क्या है, एक अलग जिला नहीं होता था, इससे 2008 में क्या किया गया था, सीधी से अलग किया गया था। और सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, इस बात को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्वी जिला है। यहाँ जो है कोयला की 136 मीटर मोटाई, ध्यान रखिएगा भाई, कभी ना कभी प्रश्न पूछ जाएगा। विशेष बात है, एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है यहाँ पर। कितनी मोटाई, अगर एमपीजीके में पूछ लिया ना तो फिर किसी को याद नहीं रहता, बहुत कम लोगों को रहता है। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं फिर जो है सामान्य से अलग हो जाते हैं। तो 136 मीटर की जो है मोटी परत यहाँ पर पाई जाती है, जो विश्व की दूसरी मोटी परत है और एशिया की सबसे मोटी परत है। सिंगरौली के बैढ़न को जो है मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं, ऊर्जा राजधानी कहते हैं। यहाँ जो है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल का मुख्यालय स्थित है। कंपनी क्या करती है, खुदाई करने का कार्य करती है। यहाँ का कोयला जो है मुख्य रूप से विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को जो है भेजा जाता है। और मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जिसकी क्षमता जो हमें 4760 मेगावाट देखने को मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों के मध्य भारत कोयला क्षेत्र समूह में के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। अभी हमने जो है डिटेल में इसको देखा हुआ था। तो आप कहेंगे उमरिया कोयला क्षेत्र भी है, कुरार भी है, सुहागपुर भी है, लेकिन मोहपानी कोयला क्षेत्र यह जो है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आता है। किसमें आता है, कान्हन घाटी के पास में पड़ता है सतपुड़ा। अपन ने क्या की हुई है, नदी घाटी से मैंने याद की हुई है, तो उसी स्थान में पड़ता है, बताया हुआ था। तो सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। तो सुहागपुर आपका कहाँ हो जाएगा, शहडोल में हो जाएगा। कुरार और उमरिया दोनों क्या हो जाएंगे, उमरिया में हो जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों में दो उप समूह हैं, एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में बांटा गया है। मोहपानी, शाहपुर, पाथरखेड़ा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उमरिया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो है कोयला क्षेत्र है, जो कि 15 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 15 वर्ग किलोमीटर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र। सबसे बड़ा पूछे तो क्या हो जाएगा, सुहागपुर कोयला क्षेत्र। सबसे मोटी परत पूछे तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र। कुरार क्षेत्र जो है उमरिया जिले में के पास जो है एक छोटा सा क्या है, कोयला क्षेत्र है। और मध्य भारत समूह में जो है कौन कौन से आते हैं, अपन ने देख चुके हैं। ये सिंगरौली कोयला क्षेत्र, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र और जोहिला घाटी कोयला क्षेत्र आते हैं। जोहिला घाटी भी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी जो है उमरिया में ही देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है प्रश्न इंडियन पॉलिटी से हैं। अपने 3 प्रश्न क्या होने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी से होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली के मुख्य न्यायाधीशों के अलावा कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, कॉलेजियम व्यवस्था को प्रश्न जो है पूछा गया है। देखिएगा कॉलेजियम व्यवस्था आपसे पूछेगी क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि जो जज होते हैं क्या होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं, जज होते हैं। तो जजों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, क्या की जाएगी, जजों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। क्या सरकार नियुक्ति करेगी, कहते नहीं करेगी भाई। आर्टिकल 50 पढ़िएगा। आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या किया जाएगा, पृथककरण किया जाएगा। यानी कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। अगर सरकार नियुक्त करेगी तो फिर क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। तो न्यायपालिका जो क्या है, सरकार की जो है न्याय करने के लिए क्या करती है, अलग कार्य करती है, स्वतंत्र है। तो इसकी नियुक्ति करने के लिए जो जज्जों का सिस्टम होता है, जो जज्जों का समूह होता है, उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। और प्रश्न पूछता है क्या कि जो ये किसी भी नए जज को अगर नियुक्त करना है, कहाँ पर, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को नया जज बनाना है तो उसके लिए क्या करती है, कॉलेजियम प्रणाली जो है बैठती है। और वो जिसको क्या करेगी, नियुक्ति के लिए जिसको भी क्या कर देगी, सिफारिश कर देगी। क्या कर देगी, जिसको भी सिफारिश कर देगी उसको क्या कर देंगे, राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, उसी को नियुक्ति करेंगे। दूसरी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो नियुक्ति करने के लिए सिफारिश करती है, इसमें जो है आपके कम से कम क्या होने चाहिए, कितने सदस्य होना चाहिए, आपसे क्या पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा। दिमाग में अभी जो है आपको क्या करना है, कमेंट में उत्तर बताना है। कल ऐसे ही एक प्रश्न की चर्चा की हुई थी कि आर्टिकल जो है 145 के तहत एक हम क्या करते हैं, न्यायिक मामलों की जांच करने के लिए संवैधानिक पीठ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, आप कहेंगे संवैधानिक पीठ का जो है
निर्माण किया जाता है, इसमें जो है न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, आपको क्या बताना है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल जो है अपने इसी क्लास में जो है क्या की थी, चर्चा की थी। तो ध्यान रखना जो कॉलेजियम प्रणाली है इसमें कम से कम क्या होना चाहिए, 4 जज जो है होने चाहिएगा। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिएगा, कॉलेजियम प्रणाली का जन्म जो है सेकेंड जज केस 1993 के माध्यम से हुआ था। उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। लेकिन किसको नियुक्त करेगा, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति तो 2017 के तहत हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, लेकिन किसको नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे कॉलेजियम ने क्या किया होगा, सिफारिश किया होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में जो है चीफ जस्टिस प्लस जो है 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को लिखित सलाह अनिवार्य है, मतलब इनकी लिखित सलाह यानी कि सिफारिश। तो क्या होते हैं, जो कॉलेजियम होता है उसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और प्लस 4 जो क्या होते हैं, अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। तो अगर ऐसा पूछ ले कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 5, क्योंकि चीफ जस्टिस क्या होता है, इसका चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। कॉलेजियम की सिफारिश पर जो है सरकार केवल क्या कर सकती है, एक बार पुनर्विचार के लिए क्या है, कह सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि मना नहीं कर सकती है, एक बार जो है दोबारा विचार करने के लिए भेज सकती है। अगर पुनः से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि इसी व्यक्ति को जो है जज बनाया जाए, तो वही को बनाना पड़ेगा। इसमें जो है पारदर्शिता के लिए 99वां संविधान संशोधन लगाया गया था, जिसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। दरअसल जो है ये 99वां संविधान संशोधन जो है 2015 में हुआ था और इसमें क्या कहा गया था, एनजैक नाम की संस्था का निर्माण किया गया था और इसमें कहा गया था कि भाई ये जो एनजैक क्या करेगी, कॉलेजियम व्यवस्था को इसमें समाप्त करने की बात कही गई थी और सरकार ने कहा था कि अब जो है जज कौन बनेगा, इसकी सिफारिश कौन करेगा, एनजैक करेगा। यानी कि एनजैक नाम का एक क्या होगी, बॉडी होगी, उसके द्वारा क्या की जाएगी, जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी, कॉलेजियम नहीं करेगा। तो क्या हुआ, सरकार इसमें जो एनजैक में कौन व्यक्ति होगा, कहा कि इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और जो है 2 क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और 2 व्यक्ति क्या होंगे, सरकार के व्यक्ति होंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी पांव घुसा रही थी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 व्यक्ति क्या हो जाएंगे, सरकार के मंत्री हो जाएंगे, तो फिर सरकार की तरफ बोलेंगे, तो न्यायपालिका के फिर क्या है, निर्णय लागू नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, शासन में न्यायपालिका सर्वोच्च है न्याय में, और जो है कार्यपालिका सरकार अपने निर्णय लेने में, कार्य को लागू करने में सर्वोच्च है। यही तो भारतीय क्या शासन व्यवस्था की द्वितीय विशेषता है, वरना जो है क्या हो जाता है, कई बार अगर ऐसा हो जाए, जैसे अभी चर्चा में आप देख पा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलता है उसे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। न्यायिक प्रशासन भी लागू हो सकता है अगर किसी ने मतलब भारत में कोई प्रधानमंत्री या सरकार अति करती है, संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाती है, तो वहां न्यायपालिका क्या कर लेती है, जुडिशियल शासन लागू कर देती है और पूरे जितने भी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने का अधिकार न्यायपालिका के पास में होता है। वो जैसा कहेगी वैसा मानेंगे। सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार है इसके पास में अगर असंवैधानिक होती है। तो भारत में जो है ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है। यही तो होता है, अगर शक्ति का एक व्यक्ति में केंद्रीकरण हो जाए तो क्या हो जाता है, तानाशाह हो जाता है, जैसे कि अमेरिका में देख सकते हैं। अमेरिका में वो हो गया, ब्रिटेन में संसद हो गया, दोनों बहुत पावरफुल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, किस संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। देखिएगा, जब हम अभिलेख न्यायालय की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। जैसे कि अभिलेख न्यायालय 2 हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ा अभिलेख न्यायालय है। इसके अलावा हाई कोर्ट भी जो है, राज्यों के हाई कोर्ट भी क्या होते हैं, अभिलेख न्यायालय होते हैं। मतलब क्या है इसका, यानी कि जो कोर्ट ने क्या कर दिया, निर्णय दे दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई, ठीक है, उसको जो है कोई बदल नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कही हुई है वो मान्य होगी, वो उसे बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर किसी निर्णय को एक संविधान पीठ बनाई जाती है, क्या की जाती है, संविधान एक जो है पीठ बनाई जाती है और इस संवैधानिक पीठ आर्टिकल 145 के तहत बनती है। जैसे कि 5 लोगों के जजों के जो पैनल ने 5 जो है 5 लोग मान लीजिएगा, लोग नहीं लिखता हूँ भाई, 5 जो है जस्टिस जज जो होते हैं, उनके एक जो है संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि मान लो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि निर्णय दिया था क्या, मैं उदाहरण लेता हूं जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे चुका है। केशवानंद केस का निर्णय लेता हूं, जो केशवानंद वाद था उसमें 13 न्यायाधीशों की जो है पीठ ने क्या दिया था, निर्णय दिया था कि आधारभूत ढांचा का सिद्धांत होता है, क्या है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का जो क्या दिया था, निर्णय दिया था।
अगली बार जो है 15 न्यायाधीशों की पीठ बैठती है और ये निर्णय को स्वीकार गलत साबित कर देती है, तभी क्या हो पाएगा, ये जो है इनका अभिलेख न्यायालय मिट पाएगा। अन्यथा फिर जो ये 15 न्यायाधीश जो बात बोल देंगे वही क्या बन जाएगी, अभिलेख बन जाएगी, यानी कि रिकॉर्ड रखा जाता है। जो छोटे न्यायालय होते हैं तो वो संदर्भ लेते हैं, उनको लिख करके रखते हैं कि देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा हुआ था, इस बात को गलत नहीं कोई ठहरा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है, पुलिस भी आपसे क्या करती है, बकवास करती है, तब भी आप बता सकते हैं कि दिस इज द जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ये ऑर्डर है, इस बात को गलत नहीं कर सकते। अगर कोई गलत करता है, अगर गलत कहता है या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ में जाकर के कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना मानी जाती है और उसे दंड देने का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है ये, और दंड देने का अधिकार होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि यही लोग कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, क्योंकि ये न्यायालय वही होते हैं जो सरकार को एक आदेश में क्या कर सकते हैं, कुछ भी कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। खासतौर से कौन से, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय और हाई कोर्ट न्यायालय। देखा होगा एमपीपीएससी कितने सारे सरकार के केस रहते हैं, लेकिन अभी जो है एमपीपीएससी ने क्या किया था, एक नंबर से कुछ गड़बड़ कर दिया था। मामला 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, क्या सिस्टम में चल रहा है, इसको जो है सही करो। अभी तक मेंस नहीं हो पाया, हिम्मत नहीं पड़ रही है सरकार की कि जो है उसके निर्णय के खिलाफ में जाकर कोई भी कार्य करवा ले, क्योंकि वो असंवैधानिक घोषित कर देंगे तो फिर क्या पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अभिलेख न्यायालय होते हैं। अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद जो है 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। और अनुच्छेद 215 के तहत क्या, अनुच्छेद 215 के तहत क्या होता है, हाई कोर्ट जो है या उच्च न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट क्या होता है, अभिलेखीय न्यायालय होता है, तो क्या जवाब होगा अनुच्छेद 215। ठीक है, तो 215 में क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट जो है अभिलेख न्यायालय हो जाएगा। और 226 के तहत हाई कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है, 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। 129 के तहत क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी कि अभिलेख न्यायालय होगा। 214 में जो है हाई कोर्ट के क्या की गई है, गठन की बात की गई है कि राज्यों में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। 215 में अभिलेख न्यायालय हो जाएगा। चलिएगा व्याख्या देख लेते हैं। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसकी कार्यवाही के रिकॉर्ड जो है साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। अनुच्छेद 215 जो है उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 129 यही शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है प्रदान करता है। उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून की तरह बाध्यकारी होते हैं, यानी कि जो छोटे न्यायालय होते हैं उनको एक रेफरेंस के तौर पर देखते हैं। अनुच्छेद 214 जो है प्रत्येक राज्य के लिए क्या करता है, एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, जिसमें बात कर रहा है कि काफी ज्यादा समय नहीं ले लिया, जस्ट मिनट रुकेंगे। चर्चा पर चर्चा जो है एक समय सीमा के अंदर जो है अपने को रखनी होती है। दादा साहब ठीक है, तो 57 मिनट जो है अपन समय ले चुके हैं। तो ऐसा होता है कि भाई समय जब लग जाता है तो कई लोग कहते हैं कि, चलिएगा प्रश्न पूछ रहा है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद जो है रिक्त हो जाए तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति की बात करें तो कोई भी चाहे न्यायाधीश हो, उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सलाह जरूर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ली जाती है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य का राज्यपाल। उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय में भी राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं होता, हालांकि राज्यपाल से सलाह ली जाती है। तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिएगा, भारत का राष्ट्रपति सही होगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 में है, ध्यान रखिए कहां पर है, अनुच्छेद 223 में। आ जाते हैं सीधे आर्टिकल, पूछा गया था 222 पूछा गया था पिछली बार में, ठीक है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ऐसा प्रश्न आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कहां पर कार्यकारी न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, तो ये हाई कोर्ट में होता है। अतिरिक्त न्यायाधीश कहां पर होता है, ये पूछा जा चुका है। देखेंगे अभी पॉलिटी अगर देखिएगा, थ्योरी पढ़ेंगे तो अपन उसमें डिटेल में पढ़ा देंगे, अन्यथा देखिएगा जैसा भी हो। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या हो जाती है, उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से की जाती है। तो कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति। राज्यपाल के केवल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दिलाता है, क्या करता है, अनुच्छेद 219 के तहत जो है राज्यपाल क्या करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के जज अपना जो है त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 62 वर्ष है। पूछा गया प्रश्न है कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष हो जाएगी। देखिएगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के अंतर्गत कितने मुख्य स्तंभ हैं। देखिएगा,
आत्मनिर्भर भारत, फ्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने इकोनॉमी मेरे साथ में पढ़ी हुई है, मैं आपको बताया हुआ था कि आत्मनिर्भर जो है भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान किसके द्वारा घोषित किया गया था? भारत सरकार के मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया था। कब? 12 मई 2020 को जो है घोषित किया गया था। और इसके क्या किए गए थे? 5 स्तंभ बताए गए थे। और ये कोविड-19 के काल पर है और इसके लाख जो है 20 लाख करोड़ रुपए का जो है क्या की गई थी? फंड की घोषणा की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि भारत को क्या करना? अपने आप पर जो है निर्भर करना, ना किसी से हमें चीजें खरीदना पड़े, ना कुछ करना पड़े। इसी को फॉलो करते हुए नवंबर 2020 में क्या किया गया था? जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है, कौन है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे उस समय पर, इनके द्वारा क्या की जाती है? मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर की जो है घोषणा की जाती है। क्या की जाती है? मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर की घोषणा की जाती है। और इसके 4 जो है स्तंभ बताए गए थे, लेकिन भारत में कितने थे? 5 स्तंभ थे। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका, एक स्तंभ था शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जो क्या है इसका एक स्तंभ है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मेंस में भी सेम टॉपिक दिया हुआ है एमपीपीएससी के इकोनॉमी के सिलेबस में, ठीक है। जो एमपी वाली इकोनॉमी है उसमें भी सेम दिया हुआ है, भारत में भी तो ये दिया ही हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? एक स्तंभ हो जाएगा मध्य प्रदेश के लिए। दूसरा हो जाएगा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा, अर्थव्यवस्था और रोजगार। और तीसरे स्तंभ की हम बात करेंगे, तीसरा स्तंभ हो जाएगा भौतिक अधोसंरचना। क्या हो जाएगा? भौतिक अधोसंरचना। अधोसंरचना बोले तो सड़क, अस्पताल, शिक्षा, स्कूल, ठीक है। भौतिक अधोसंरचना, ये क्या हो जाएंगे? आपके 4 स्तंभ इधर हो जाएंगे। 3 हो गए, एक चौथा कौन सा? एक है आपका सुशासन, सुशासन, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि इन चीजों पर हम कार्य करेंगे, इन 4 स्तंभों पर, तो हम क्या बन जाएंगे? आत्मनिर्भर बन जाएंगे। क्या प्रश्न पूछा गया है? कौन से मुख्य 4 स्तंभ हैं? तो आप क्या बताएंगे? 4 स्तंभ। को क्या पूछा? कितने स्तंभ है? तो 4 हैं। चलिएगा देखिएगा कि रोड मैप के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? भौतिक अधोसंरचना है, सुशासन है, स्वास्थ्य और शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, 4 स्तंभ हो जाएंगे। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? शिवराज सिंह चौहान द्वारा। कब किया गया था? नवंबर 2020 में। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रोड मैप जारी करने वाला देश का क्या है? पहला राज्य। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। भौतिक अधोसंरचना में क्या करेंगे? ये भौतिक अधोसंरचना बनाने के लिए जो सड़क बनाई गई है, जिसे नर्मदा एक्सप्रेसवे कहते हैं, चंबल एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, प्रोग्रेस वे, तो ये क्या है? 2 नदी सड़क परियोजनाएं हैं। इसमें से एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से क्या किया जाएगा? आर्थिक विकास पर जोर दिया जाएगा। हर जिले से जो क्या करेंगे? एक क्या करेंगे? उत्पाद को चयन करेंगे। जैसे छतरपुर से क्या किया गया है? फर्नीचर का चयन किया गया है और उसको जो है विदेशों में बेचा जाएगा, हमारा जो है रोजगार बढ़ेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो है सुशासन के स्तंभ के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो देखिएगा 4 स्तंभ थे कुल। कितने थे? 4 स्तंभ, जिसमें से एक था अर्थव्यवस्था और रोजगार, दूसरा था भौतिक अधोसंरचना, तीसरा था शिक्षा और स्वास्थ्य, चौथा है सुशासन। तो सुशासन के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाएंगे? तो सरकार ने कहा था कि सुशासन के अंतर्गत भाई साहब क्या करना है? हमें गुड गवर्नेंस स्थापित करना है, यानी कि अच्छा क्या करना है? शासन करना है, शासन स्थापित करना है। हमें जो क्या करेंगे? मतलब आईसीटी का शासन में प्रयोग करेंगे ताकि जल्दी काम हो सके, सभी को क्या मिल सके? न्याय मिल सके, सभी को जो है समानता स्थापित हो सके। साथ ही साथ में हम क्या करेंगे? एक शिकायत निवारण तंत्र बनाएंगे, जैसे कि सीएम हेल्पलाइन क्या करती है? कार्य करती है, हेल्पलाइन कार्य करती है। तो मतलब अच्छा शासन स्थापित हो सके, ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से जो है योजनाएं चलाई गई थी। तो क्या पूछ रहा है? क्या शामिल नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। देखिएगा, तो ई प्रोक्योरमेंट, तो ये ऑनलाइन सिस्टम है आपका, ये शामिल है। ई प्रोक्योरमेंट क्या है? जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है? कोई ठेका देती है, ऑनलाइन क्या देती है? ठेका देती है। तो ये ठेका पहले क्या होते थे? अधिकारी देते थे, तो बीच में जो बहुत सारा घपला हो जाता था। अब क्या करते हैं? हर विभाग जो है ऑनलाइन टेंडर जारी कर देते हैं और जो ठेकेदार लेना है सो ले लेता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है जन सेवा गारंटी अधिनियम। तो जो भी योजनाएं चल रही हैं तो उनको क्या प्रदान की जाएगी? गारंटी प्रदान की जाएगी। और मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू है। केवल कृषि निर्यात में वृद्धि। भाई कृषि निर्यात क्यों शामिल होगा? ये सुशासन में कृषि निर्यात नहीं शामिल होगा। ये क्या होगा? रोजगार का जो है हो सकता है, रोजगार का हो जाएगा। तो ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब एक ही जगह पर सभी योजनाएं मिल जाना। जैसे कि उमंग ऐप चलता है, उमंग ऐप में जो आप देखेंगे सभी योजनाएं मिल जाएंगी। क्या कहलाता? सिंगल विंडो सिस्टम चलाता। कृषि निर्यात में वृद्धि शामिल नहीं है। सुशासन का लक्ष्य जो है मिनिमम गवर्नमेंट, यानी कि कम अधिकारी हो लेकिन मैक्सिमम गवर्नेंस हो, यानी कि ज्यादा शासन हो, ये लक्ष्य होता है सुशासन का। इसमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था, जिसे ई प्रोक्योरमेंट कहते हैं, ई ऑफिस को जो है शामिल किया गया है।
जन सेवा गारंटी कानून के दायरे में जो है नई सेवाओं को जोड़ना सुशासन का हिस्सा है। कृषि निर्यात जो है सुशासन का हिस्सा नहीं है बल्कि अर्थव्यवस्था एवं रोजगार का स्तंभ है। सुशासन स्तंभ के तहत जो है सीएम डैशबोर्ड, सिंपल सी बात, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से योजनाओं की क्या की जाएगी, निगरानी की जाती है। चलिएगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य के अनुसार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक जो है 550 बिलियन डॉलर या 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है 2026 तक क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है कि 2026 तक हम क्या करेंगे, इतना टारगेट पालेंगे तभी हम क्या बन पाएंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य जो है राज्य को 10 ट्रिलियन डॉलर की जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या करवाना है, योगदान देना है। वर्तमान में जो राज्य की विकास दर जो है देश की औसत विकास दर से क्या है, ज्यादा तेज है। इसके लिए राज्य सरकार ने जो है पूंजीगत व्यय को जो है क्या की है, भारी वृद्धि की हुई है। औद्योगिक गलियारों का विकास जो है इस लक्ष्य का, गलियारा मतलब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे रोड बनाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े के, एमएसएमई का भी क्या कर रही है सरकार, जो है विकास कर रही है, लोन दे रही है। एमएसएमई नीति 2021 लाई गई थी। चलिएगा, पौधों के जो है जाइलम, बायोलॉजी के प्रश्न आ चुके हैं। तो जाइलम ऊतक का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो ऊतक आप जानते हैं, पहला प्रश्न ध्यान रखिएगा, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, आ जाता है। तो आप क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों के क्या कहते हैं, अध्ययन को कहते हैं। ऊतक जो होते हैं क्या होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ टुगेदर इज ए कॉल्ड, जो सेल का जो ग्रुप होता है, कोशिकाओं का जो एक समान प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऊतक कह देते हैं। और ये ऊतक जो है पादप में भी क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं, जंतुओं में भी होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार के जो है ऊतक हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक जो है आपके पेशीय ऊतक होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं। एक जो है ये क्या बोलते हैं उनको भाई, त्वचा में एपिथेलियल टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में एपिथेलियल टिश्यू जो है इंग्लिश में बोलते हैं। उपकला ऊतक जो है बोल देंगे इन्हें, हिंदी में क्या बोलेंगे, उपकला ऊतक। एक होते हैं मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय, एक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, तरल संयोजी ऊतक होते हैं। और ये हो जाएगा 3, एक और होता है, ठीक है, तो एक और ऊतक होते हैं। तो 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। इसमें पूछता है पादप ऊतक हैं, इनके अंतर्गत जो है मुख्यतः 2 प्रकार के ऊतक अपन पढ़ते हैं। एक होता है जाइलम, क्या होता है, जाइलम, और एक होता है कौन, फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है और जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। तो मुख्य कार्य क्या है, भोजन का संवहन करना, फ्लोएम का कार्य है। जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करना, सही हो जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो जाइलम जो है एक क्या है, जटिल स्थायी ऊतक है और जड़ों से जो है क्या करता है, जल और खनिजों को क्या है, पंक्तियों में एक दिशीय जो है पहुंचाता है। और इसमें जो वाहिकाएं यानी कि ट्रैकियाइड्स जो है या वेसल्स मुख्यतः संवहनी अंग होते हैं। इनमें जाइलम ऊतक को जो है कास्ट भी कहा जाता है यानी कि कठोर ऊतक है। जाइलम की आयु के छल्लों को गिनकर पेड़ की उम्र का भी क्या कर देते हैं, पता लगा देते हैं। सिंपल सी बात करता हूँ भाई, समझ लीजिएगा अगर चीजें समझ में नहीं आई हुई है। ये क्या है, मैंने पेड़ बनाया हुआ है, ठीक है, पेड़ बनाया हुआ है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है क्या है, पत्ती है, और पत्ती में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और वायुमंडल से तो क्या ले लेते हैं हम, CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश भी हमें क्या मिल जाता है, लेकिन हमें जल कहाँ से मिलेगा, जल जो है जमीन से आता है, जैसे क्या कहते हैं H2O, तभी तो ग्लूकोज बनेगा ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो जड़ों में जो है, पृथ्वी में क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से पेड़ों की जड़ें पाई जाती हैं। और जड़ों में जो है क्या होती हैं, जो मूल संरचना होती है जिन्हें बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं, मूल रोम, इंग्लिश में जो है रूट हेयर बोलते हैं। MPPSC मेंस 2 नंबर का प्रश्न है, मूल रोम क्या होते हैं, रूट हेयर। तो ये जड़ों में जो है पाए जाते हैं, रोम होते हैं, और ये क्या करते हैं, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अब ये अवशोषण ध्यान रखिएगा, द्विदिशीय नहीं होता, यही शब्द लिखा हुआ, एक दिशीय होता। अच्छा प्रश्न बनेगा जब बने, एक दिशीय होता मतलब ऊपर से नीचे की ओर जल निकलता रहता, जाता रहता, सोखते रहते हैं पेड़, लौट करके नहीं आता है जड़ों में, ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्या है, एक दिशीय होता है। यहाँ से पानी पहुंचता है, यहाँ जो है H2O जुड़ जाएगा और अंततः क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, यानी कि C6H12O6 बन जाएगा। यही क्या है, ग्लूकोज है, यही क्या है, भोजन है, यही क्या है, ऊर्जा है। इसी को सभी लोग खाते रहते हैं, चाहे गाय भैंस है, पशु कोई भी हो या फिर मनुष्य हो। और ये कहाँ से आती है, दरअसल ये प्रकाश से ऊर्जा आती है, ठीक है, प्रकाश से आती है। और पानी तो क्या है, पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती, लेकिन कॉम्बिनेशन है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मरम्मत, शरीर की मरम्मत है और वृद्धि के लिए कौन सा जंतु ऊतक जो है जिम्मेदार है, सबसे जो ऊपर खाल में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करता है, ये उपकला ऊतक होगा, ठीक है। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो शरीर की जैसे कोई क्या हो जाता है, मान लीजिए मैंने आपका हाथ निकाल लिया, ठीक है, हाथ निकाल लिया, इसका मतलब ये नहीं निकाल लिया,
ये जैसे आपका क्या है, हाथ है, ठीक है, ये हाथ है और ये जो है, ठीक है। अब यहाँ पर भगवान ना करे जो है ऐसा हो, कभी आपकी चोट लग जाती है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिएगा चोट लग जाती है। अब ये चोट जो है कहाँ पर लगी हुई है, ऊपर खाल में लगी हुई है। तो यहाँ पर जैसे कुछ समय बाद देखेंगे कितना बड़ा घाव हो अपने आप क्या हो जाता है, भर जाता है। तो प्रश्न यही पूछता रहा है कि उस स्थान की जो मरम्मत हो जाती है, यानी कि पुनः से सही हो जाता है, उस वृद्धि के लिए जो है कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, वो कौन सा, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। क्यों होता है? क्योंकि शरीर के सबसे ऊपरी भागों में ही पाया जाता है उपकला ऊतक, त्वचा में ही पाया जाता है। संयोजी ऊतक जो है ये ब्लड में देखने को मिलेगा, ब्लड में देखने को मिलेगा। पेशीय ऊतक जो है ये मांस में देखने को मिलता है, जो यहाँ पर आपकी बॉडी होती है, मसल्स जो बोलते हैं, तो ये उसमें देख। तंत्रिका ऊतक जो होता है ये दिमाग में देखने को मिलेगा, ब्रेन में, नर्वस सिस्टम का जो है क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। उपकला ऊतक जो है, उपकला या एपिथेलियल ऊतक जो है अंगों के बाहरी और आंतरिक आस्तर का निर्माण करता है। ये शरीर का पहला रक्षात्मक घेरा होता है, जैसे हमारी त्वचा। इसकी जो है कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती, सटी होती हैं। इनमें जो है अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। यह अवशोषण, स्त्राव और निस्यंदन का भी कार्य करते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसीलिए कहते हैं भाई केमिकल एमिकल वगैरह ज्यादा ना पोता करो, ठीक है। जो वो लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मेकअप बोलते हैं। मेकअप वगैरह जो है ज़्यादा अच्छे से नहीं पोता जाते हैं, क्योंकि हमारा एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ये कार्य करता रहता है। जो भी चीज़ आप जो अपने शरीर में लगाते हैं वो सोख लेता है, और फिर ये कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में पहुँच जाता है। बाद में कह देते हो कि भाई ऐसा हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का भी कार्य करता है। फिल्ट्रेशन क्या कार्य क्यों करता है, क्योंकि जो पसीने के रूप में आपके गंदे पदार्थ होते हैं शरीर के, वो क्या है, बाहर निकल करके आते हैं। स्त्राव, ये भी जो है स्त्राव हो जाएगा। अवशोषण यानी कि जो कई बार क्या कर देते हैं, बाहर जो है शरीर में, आपने कभी देखा होगा कि आपके जो है, फिर से मैं आपका हाथ लेता हूँ, ये जैसे मान लिया आपका हाथ ले लिया। अब इसमें क्या हो जाती है, यहाँ पर चोट लग गई थी तो कई बार जो क्रीम, यहाँ पर मलहम लगा दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। तो मलहम क्या है, यहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन आपका घाव सही हो जाता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जो है अवशोषण का कार्य करता है ये टिश्यू। स्त्राव जो है निश्चिंदन। चलिएगा, रक्त वाहिकाओं को जो है अस्तर सरल सल्की उपकला का जो है बना होता है। जो रक्त वाहिकाओं का अस्तर होता है, सरल सल्की उपकला, एक कितना खतरनाक शब्द लिखा हुआ हिंदी में, सिंपल जो है सेक्यूम एपिथेलियम का बना होता है। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस ऊतक को जो है तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, तो आप क्या बताएंगे कि तरल संयोजी ऊतक जो है ब्लड को कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है। परिभाषा भी जब रक्त की लिखते हैं तो आप यही कहते हैं, ब्लड इज एन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि रक्त जो है क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये टेंडन, ठीक है, टेंडन क्या होता है, टेंडन क्या करता है, जो क्या करता है, अस्थि को उपास्थि से जोड़ने का कार्य करता है। क्या, अस्थि को उपास्थि से जोड़ने का कार्य करता है। कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं। और जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, लिगामेंट बोला जाता है, ठीक है, लिगामेंट बोलते हैं। ये कई बार पूछ लेते हैं। तो टेंडन क्या करता है, अस्थि को उपास्थि से जोड़ता है, और जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, अस्थि को अस्थि यानी कि बोन टू बोन कनेक्ट करने का कार्य करता है। अगली बात करते हैं, रक्त जो है शरीर के सभी अंगों को क्या करता है, जोड़ता है, पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसके जो है तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक में जो है कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, इनके बीच में मैट्रिक्स भरा होता है। अस्थि जो क्या है, एक कठोर संयोजी ऊतक होता है, जबकि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। देखिएगा, हड्डी भी क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। लेकिन जो बोन होती है वो क्या है, ये हार्ड है, यानी कि कठोर संयोजी ऊतक है, और ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि अस्थि को उपास्थि से जोड़ने का कार्य करता है। देखिएगा, ब्लड का यहाँ पर जो कंपोजिशन दिया गया है, काफी जटिल भाषा लिखी हुई है। ब्लड को सिंपल ऐसे समझिएगा, जो ब्लड होता है हमारा दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कितने पार्ट से, दो प्रकार से। जो एक होता है इसका क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है, क्या होता है, एक इसका जो है लिक्विड पार्ट होता है, और एक जो क्या होता है इसका सॉलिड पार्ट होता है। क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। ये आपका, ये लगभग 55% भाग होता है, और ये जो होता है आपका 45% पार्ट होता है। इसमें देखेंगे तो मुख्य रूप से आपका क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा देखने को मिलता है। तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं। और जो इसका सॉलिड पार्ट होता है, इसमें 3 प्रकार की जो है क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, जिन्हें क्या बोल देते हैं, आरबीसी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोल देते हैं। तो ये क्या है, सिंपल सा है। अगर प्लाज्मा से, इसमें प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन भी जो है इसमें पाई जाती है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन रहती है। अगर इससे प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का भाग क्या कहलाता है, वही जो है आपका सीरम कहलाता है, ठीक है। उसी को सीरम बोल देते हैं। इतनी चीजें है, इससे ध्यान रखना। चलिएगा,
मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जिनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से, जिन्होंने एशियाई खेलों में जो है पदक जीता। भाई साहब ओलंपिक में भाग ले चुके हैं और ये जो है कहाँ के हैं, खरगोन जिला के हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, और ये क्या है, शूटर है, यानी कि शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी से। क्या हो जाएगा, निशानेबाजी से। बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिनका नाम विवेक सागर, जो है किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। तलवारबाज कोई नाम आ रहा है मध्य प्रदेश का नाम, ध्यान, भावना, ठीक है, विनेश फोगाट, चलिए रहने दीजिए। वही निशानेबाज जो है, एक और निशानेबाज ध्यान रख सकते हैं, रिंकी सिंह, चिंकी यादव, ठीक है, चिंकी यादव, ये क्या है, चिंकी यादव जो है ये क्या है, आपकी बहुत बड़ी निशानेबाज है मध्य प्रदेश की। घुड़सवारी में जो है क्या नाम ध्यान रखोगे, चलिएगा, निशानेबाज है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के हैं। उन्होंने जो हांगझाऊ चीन के एशियाई खेलों 2023 में टीम स्पर्धा में क्या गोल्ड मेडल जीता हुआ है। वो मुख्य रूप से 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन इवेंट के खिलाड़ी हैं। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में एकलव्य पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में विश्व रैंकिंग में शीर्ष भारतीय निशानेबाजों में शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा नाम है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला विक्रम पुरस्कार 2023 की पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है, तो पहले ये कितनी होती थी, 1 लाख होती थी, और 2021 में से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2 लाख कर दी गई है। मध्य प्रदेश का क्या है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है खिलाड़ियों के लिए। क्या हो जाएगा आपका, 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में जो है राशि को दुगनी कर दिया है। विक्रम पुरस्कार की राशि जो पहले 1 लाख होती थी उसे 2 लाख कर दिया गया है, और एकलव्य पुरस्कार की राशि जो है अब क्या है, 1 लाख रुपए है, पहले क्या होती थी, 50,000 होती थी। विश्वामित्र पुरस्कार की राशि वर्तमान में कितनी है, 2 लाख रुपए है। देखिएगा, विश्वामित्र पुरस्कार होता है गुरु जी को दिया जाता है, प्रशिक्षक का या कोच को दिया जाता है, और जो एकलव्य पुरस्कार है मध्य प्रदेश के जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, और विक्रम पुरस्कार जो है सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, ठीक है। और प्रभास जोशी पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो मलखंभ को क्या करते हैं, मलखंभ से संबंधित पुरस्कार, इसमें भी कितनी है, 2 लाख रुपए राशि। इतनी ही तो मध्य प्रदेश के पुरस्कार है, 5 पुरस्कार हैं, बस याद कर लीजिएगा भाई, क्यों बार बार भटक रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के पदक तालिका में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये 2025 में अगर बात करेंगे तो कहां पर आयोजित हुए हैं, तो आप कहेंगे बिहार में हुए हैं, और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है, महाराष्ट्र जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। अपने मध्य प्रदेश का जो है इसमें 10वां स्थान रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो है, जो कि मई 2000 बिहार में हुए थे, पहली बात ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश ने कुल कितने हैं, 32 पदक जीते हुए थे, 10 गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ जो है कौन से स्थान अर्जित किया है, 10वां स्थान। जबकि महाराष्ट्र का जो है इसमें क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। हालांकि खेल के बीच में जो है मध्य प्रदेश 7वें 8वें स्थान पर रहा है, लेकिन अंत में जो है ये 10वें स्थान पर था। चलिएगा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई गवर्नेंस का वह मॉडल जिसमें सरकार सीधे क्या करती है, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करती है। नागरिक बोले तो क्या हो जाएगा, सिटीजन, सरकार क्या हो जाएगा, सिटीजन टू क्या हो जाएगा, सरकार यानी गवर्नमेंट, तो C2Z हो जाएगा। क्या करती है सरकार, जब नागरिकों को सेवाएं प्रदान करे तो C2Z हो जाता है, C2G हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, C2G जो है सही हो जाएगा। चलिएगा, क्या बात करता है भाई, G2C, मतलब हाँ सही कह रहे हैं भाई। गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ से मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब इधर से है। वह मॉडल जिसमें सरकार क्या करती है, मतलब सरकार क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट हो जाएगी, नागरिक क्या हो जाएगा, सिटीजन हो जाएगा, तो G2C बनेगा, ठीक है। तो अपन जो दिमाग अपन लगा के रहिएगा, कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है। G2C का अर्थ क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, सरकार से नागरिक। जैसे कि क्या करना भाई, उदाहरण है ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र देना, डिजिटल राशन कार्ड देना, आयकर रिटर्न देना, ये क्या है, गवर्नमेंट दे रही है ना अपने नागरिकों के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोक सेवाओं की पहुंच को क्या करना, आसान और पारदर्शी बनाना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र जो है G2C मॉडल का एक क्या है, उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। G2B का मतलब होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, ई टेंडरिंग यानी कि ठेका जारी करती है ऑनलाइन माध्यम से। MPPS क्या करती है, ठेके जारी करती है, जैसे पेपर करवाना है भाई साहब, ठीक है, तो टेंडर जारी करती है इनके लिए। सर आपका ठेका देना है तो इसकी भी टेंडर जारी होती है। मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल किन 2 संस्थाओं का संयुक्त रूप से उपक्रम है, तो मुझे लगता है आपको ये पता होगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अपन ने ई गवर्नेंस जब पढ़ा था यूनिट 9 में, तो इसे मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ था। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के क्या करती हैं, मध्य प्रदेश में MP ऑनलाइन चलाती हैं। 2006 में जो है MP ऑनलाइन की स्थापना की गई थी, और MP ऑनलाइन क्या है, एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल है जो मध्य प्रदेश सरकार की समस्त सेवाओं को प्रदान करता है। तो MP, तो ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी लिखा हो, अपन ने जो है क्या किया था,
बी ऑप्शन क्या बताया उत्तर में? हाँ बी ही सही है, लेकिन जो है मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ में मिलकर के जो है ये होती है। एमपी ऑनलाइन की स्थापना कब की गई थी? ध्यान रखिएगा जुलाई 2006 में की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार और टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का संयुक्त प्रयास है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब की है? ये भी जो है जुलाई 2006 की है। इसी के तहत जो है एमपी ऑनलाइन को क्या किया गया था? विकसित किया गया था। ठीक है, तो यह पोर्टल विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, धार्मिक, पर्यटन और नागरिक सेवाओं के लिए क्या है? वन स्टॉप सेंटर है। इसके लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी क्या है? मिल चुका है। ई गवर्नेंस को ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखोगे? एक बात ध्यान रखना, इसे मिशन मोड में किस नाम से जानते हैं? सारांश के नाम से जानते हैं। भाई रट लीजिएगा, दिमाग मत लगाइएगा, प्रश्न आ चुका है। ई गवर्नेंस में जो है स्मार्ट का मतलब स्मार्ट शासन भी कहते हैं ई गवर्नेंस को। तो इसमें जो है एम और आर का मतलब क्या है? तो एम का मतलब क्या होता है? मोरल होता है, मोरल मतलब कि नैतिक। आर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट नहीं होगा, मॉरल, मॉडर्न नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, तो आपका मॉरल और रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, यानी कि नैतिक और उत्तरदायी शासन जो है ई गवर्नेंस होता है। तो स्मार्ट का पूरा नाम जो है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। यानी कि जब ई गवर्नेंस स्थापित होती है तो इसमें क्या होता है? सरल हो जाता है शासन, नैतिक हो जाता है शासन, अकाउंटेबल यानी कि क्या हो जाता है? जवाबदेह हो जाता है, और रिस्पॉन्सिव यानी कि उत्तरदायी रहता है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है, सबको साफ साफ दिखता है। सिंपल का मतलब क्या है? नियमों को क्या करना? सरल बनाना। मोरल का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त और नैतिक शासन की स्थापना करना। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। और रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है? जनता की शिकायतों पर जो है त्वरित ध्यान देना। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? आपका भ्रष्टाचार रहित वो करना। 1857 की क्रांति के दौरान जो है टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या था और उन्हें किस नाम से जाना जाता था? देखिएगा ऑप्शन खतरनाक दिए हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तांतिया भी कहते थे उन्हें, निमाड़ का गौरव भी जो है कहा जाता है, टुंड्रा भी कहा जाता है, आदिवासियों को मसीहा भी कहा जाता है, तांतिया भी कहते हैं, इंडियन रॉबिन हुड भी कहते हैं। क्या बात कर रहा है भाई, खतरनाक प्रश्न है। ठीक है, तो कब पूछ रहा है? 1857 की क्रांति के समय पर पूछ रहा है। तो इनका जो है 1857 की क्रांति में जो है ज्यादातर जो नाम फेमस था वो इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इंडियन रॉबिन हुड जो है कहा जाता था। और ये मैं नहीं कहता हूं, मुझे ध्यान आया है कि वो जो क्या था भाई, न्यूयॉर्क टाइम नाम का जो पत्र था उसने जो क्या किया था, छापा था इनके बारे में लेख जो है, तो उसी में जो है इंडियन रॉबिन हुड कहा गया था किसे? टांटिया भील को। और टांटिया भील का वास्तविक नाम जो क्या है? तांतिया है। हालांकि इनका जो वास्तविक नाम क्या देखने को मिलता है? टुंड्रा भी देखने को मिलता है, और इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कह दिया जाता है, निमाड़ का गौरव भी इन्हें कह दिया जाता है, तांतिया भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन क्या प्रश्न पूछ रहा है? 1857 की क्रांति के समय पर ध्यान रखिएगा, तो इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता था, और तांतिया इन्हें अंग्रेज कहते थे। इंडियन रॉबिन हुड जो इनकी टाइटल थी। रॉबिन हुड का मतलब क्या होता है? जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं उनको लूटना और गरीबों को क्या करना? उनको देना। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टांट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा की पंधाना तहसील में हुआ था। उनकी छापामार युद्ध नीति के कारण अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड कहा हुआ था। 4 दिसंबर फिक्स डेट आपको ध्यान रखना है। 1889 को इन्हें क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। फांसी कहाँ पर हुई थी? जबलपुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इंदौर के पातालकोट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, उनके सम्मान में है। वे भील जनजाति के एक महान जननायक थे जिन्होंने अंग्रेजों को धन लूटकर गरीबों में क्या किया था? बांटा था, इसलिए उन्हें क्या कहा गया था? रॉबिन हुड कहा गया था। ये बात गलत लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, कि उन्हें इसलिए रॉबिन हुड नहीं कहते कि उन्होंने छापामार युद्ध नीति के कारण कहते हैं, ये नहीं है भाई। छापामार युद्ध नीति वो जानते थे, ये बात सही है, लेकिन इस नीति से उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया था। रॉबिन हुड इसलिए कहा जाता था। रॉबिन हुड का वास्तविक मतलब क्या होता है? मसीहा। क्या होता है? मसीहा मतलब जो गरीब लोगों की सहायता करता है, जो सताए हुए लोगों की क्या करता है? जैसे यूं मानिएगा कि भाई शासन जिसका सहयोग नहीं कर रहा है और कोई व्यक्ति जो चोरी करके भी इनका क्या करता है, मतलब भला करता है, तो क्या हो जाएगा? रॉबिन हुड हो जाएगा। फिल्म भी देखी होगी आपने रॉबिन हुड। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व भूरी बाई का संबंध किस कला से है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? भूरी बाई पूछ रहा है, पिथौरा व्यक्ति चित्रकला हो जाएगी। भूरी बाई का जन्म कहां पर हुआ था? झाबुआ जिले के पिटौला गांव में हुआ था, पिटौल गांव में। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिए, गलती मत करिएगा। ठीक है, तो एमपी किसी एग्जाम में आया हुआ है कि पिटौल गांव किसका जो है मतलब जन्म स्थल है। तो जैसे पिटौल गांव हो गया, एक पाटनगढ़ गांव ध्यान रखना है, पाटनगढ़ जो डिंडोरी में स्थित है, चित्रकारों का गांव कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, इनका जन्म जो है पंधाना तहसील। तो ऐसे कई बार प्रश्न आ जाते हैं भाई, कुछ मतलब अजीब से प्रश्न आते हैं, 2-4 प्रश्न उनमें बात कर रहा हूँ।
वे भील जनजाति के पारंपरिक और पिथौरा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला को जो चित्रकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, लिखंदरा कहा जाता है, लिखंदरा। 2021 में इन्हें जो है कला के क्षेत्र में क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। 3 बार प्रश्न आ चुका है भूरीबाई से, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से भी अलंकृत हो चुकी हैं। उन्होंने जो है पिथौरा कला को जो है दीवार से उतारकर कैनवास पर जो है स्थापित किया था। लास्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है सादत खान ने मध्य प्रदेश के किस स्थान से जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, नेतृत्व किया हुआ था। तो देखिएगा मध्य प्रदेश में जो है क्या देखेंगे, मध्य प्रदेश में जो है 1857 की क्रांति कब से प्रारंभ होती है, 3 जून 1857 को शुरू होती है। तो कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे नीमच से होती है, नीमच से होती है। मोहम्मद अली बेग, क्या नाम है, मोहम्मद अली बेग जो है यहाँ के क्या थे, मतलब मुख्य सेना अधिकारी थे नीमच छावनी के। अली बेग जो है यहाँ के क्या थे, मुख्य अधिकारी थे। क्या नाम था भाई उनका, मतलब जो अंग्रेज कैप्टन मेलकाम थे शायद, पर उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो मुख्य अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ के। वो क्या करते हैं, सभी की सभी यहाँ के, दरअसल क्या हुआ था 10 मई 1857, 10 मई 1857 को जो है मेरठ से भारत में क्या हो चुकी थी, 1857 की क्रांति जो है शुरू हो चुकी थी। पूरे देश में हो मचने वाला था। तो जो यहाँ के प्रमुख अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे कि इन्हें जो है गंगा की शपथ दिला रहे थे कि भाई तुम क्या करोगे, वफादारी निभाओगे, गद्दारी नहीं करोगे। इन्होंने क्या कसम खा ली कि ठीक है भाई हम वफादारी करेंगे अंग्रेजों से, जो है यहाँ के सैनिकों ने शपथ खा ली। लेकिन जैसे ही विद्रोह की लहर गूंजी तो फिर क्या है, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ पर हल्ला बोल दिया गया और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया गया, ठीक है। तो ये जो है जल्दी से भाग गया यहाँ से, कौन, ये। और फिर बाद में यहाँ से जो दूसरे नंबर पर विद्रोह होता है कहाँ पर, शिवपुरी में होता है। ये भी सिंधियाओं का क्षेत्र था, शिवपुरी में। फिर इसके बाद मुरार छावनी ग्वालियर में होता है। फिर इसके बाद जो है महू में तीसरे नंबर में होता है, और महू में जिसने किया था वो सादत खान थे, ध्यान रखिएगा। नीमच में क्या पूछ रहा है, सादत खान ने जो महू से नेतृत्व किया था, ध्यान रखिए। ग्वालियर से कौन हो जाएगा, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे हो जाएंगे। सादत खान जो है होलकर रियासत के क्या थे, सेना में घुड़सवार सैनिक के, मतलब एक सेनापति थे ये। उन्होंने 1 जुलाई 1857 को महू छावनी में ब्रिटिश अधिकारियों कर्नल डूरंड पर जो है क्या किया था, हमला किया था, ठीक है। उन्होंने इंदौर के रेसिडेंस क्षेत्र को जो क्या कर दिया था, अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था। सादत खान को जो है 1874 में राजस्थान के झालवाड़ा में गिरफ्तार करके क्या दी गई थी, उन्हें फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, इन्हें गिरफ्तार किया गया था, गलती मत करिएगा। राजस्थान के झालवाड़ा में क्या किया गया था, राजस्थान के झालवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फांसी कहाँ दी गई थी, इन्हें जो है इंदौर में फांसी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, उनकी वीरता की याद में जो है इंदौर के महू में जो है एक भव्य स्मारक बनाया गया है, और इनकी जो समाधि बनी हुई है MPPSC मुख्यालय के सामने बनी हुई है। तो बोलो जय श्री राम। ये जो है अपना क्या हो जाता है, क्लास जो है खत्म हो जाती है भाई। सब जबरदस्त रिवीजन किया है अपन, जो है समय तो दिया है, लेकिन आपको एहसास होगा किस प्रकार से अगर ऐसा रिवीजन परीक्षा तक चलता रहा तो निश्चित ही आप जीत जाओगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिएगा, धन्यवाद।